बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। उम्मीद करता हूं खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स को, और हमारी डिस्कशन यूनिट नंबर 3 इंटीग्रेशन पर जारी है। और आज उसी सीक्वेंस का हम सेकंड लास्ट लेक्चर 8 करने जा रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 3.8 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.8 3.7 की तरह ही हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल के वर्ड प्रॉब्लम्स की एक्सरसाइज है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है बच्चों, find the area of the region bounded by the curve y is equals to x square, the x-axis line x is equals to 1 and x is equals to 3। हमने यहाँ पे बच्चों एक पैराबोला के दरमियान और दो लाइंस के दरमियान एरिया फाइंड करना है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो 1 से लेकर 3 तक हैं। इंटीग्रेशन 1 to 3 एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है। फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वेयर डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी बच्चों, एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट्स हैं 1 से लेकर 3 तक। हम लिमिट्स पुट करवाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 3 बाई 3 माइनस 1 की पावर 3 बाई 3। सो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन 1 to 3 एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज़ इक्वल्स टू 27/3 माइनस 1/3। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये आपके पास आता है 27 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, और फाइनल आंसर आपके पास आएगा 26/3। दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 1। चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 है हमारे पास, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, दिस इज़ अ कर्व अबव एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 to 2। हमें लिमिट्स दी गई हैं, इंटीग्रेशन करनी है हमने 0 से लेकर 2 तक, और हमारे पास जो फंक्शन है वो है स्क्वायर द रूट ऑफ 6x + 4 dx, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 2, और इसको हम लिखते हैं 6x + 4 होल पावर 1/2 dx। पावर रूल लगाएं इस पे। पावर रूल क्या कहता है, 6x + 4 पावर 1/2 + 1 1/2 + 1। नाउ इंटरनल डेरिवेटिव आपने डिवाइड करना है। इंटरनल डेरिवेटिव है 6, वो डिवाइड कर दें, और लिमिट्स हैं आपके पास 0 से लेकर 2 तक। अब बच्चों आगे फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास आता है 6x + 4 होल पावर 3/2 ओवर 3/2 इंटू 6, और लिमिट्स हैं 0 से लेकर 2 तक। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि ये 2 और 6 कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1/9, ठीक है, और लिमिट्स रह जाएंगी 6x + 4 की पावर 3/2। लिमिट्स हैं 0 से लेकर 2 तक। अप्लाई लिमिट्स, तो जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1/9 6x 6 इंटू 2 + 4 पावर 3/2 माइनस 6 इंटू 0 + 4 पावर 3/2। अब बच्चों 1/9, 6 2 ज़ा 12, 12 और 4 16 की पावर 3/2 माइनस 0 और 6 ज़ा 0 + 4 4 की पावर 3/2। फर्दर इसको आगे लेकर चलते हैं बच्चों। 1/9 इसको आप लिख सकते हैं 4 स्क्वायर पावर 3/2, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर पावर 3/2। सो 1/9 बच्चों ये कैंसिल होगा, 4 की पावर 3 हमारे पास कितना होता है 64, और ये आता है हमारे पास 2 और 2 कैंसिल होने के बाद 2 की पावर 3 8। 64 माइनस 8 करते हैं तो ये आपके पास आता है 56, और 56/9 आपके पास फाइनल आंसर है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x एंड द लाइन x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 से आपके सामने दो डायग्राम्स बनी हुई हैं। एक है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, दिस इज़ अ पैराबोला अबाउट x एक्सिस, ठीक है। यह आपको नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax हमारे पास एक पैराबोलिक इक्वेशन होती है, जिसमें हमारा पैराबोला शेप जो है वो x एक्सिस की तरफ ओपन होता है, ठीक है। अब इसकी पहचान भी बच्चों को मैं बताता चलूँ। आपके पास 4 तरह की इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, पैराबोला की। मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ। एक है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, एक है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, एक है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, और दूसरी है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। अब बच्चों x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax में यहाँ देखें प्लस पॉजिटिव फंक्शन है और x में है, यहाँ पे x आ रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ पैराबोला ओपन होगा। ये भी यहाँ पे राइट साइड पे x आ रहा है और नेगेटिव है, इसका मतलब x एक्सिस पे नेगेटिवली पैराबोला ओपन होगा। यहाँ y आ रहा है 4ay, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ ओपन होगा। ये -y के साथ आ रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव y की तरफ ओपन होगा। सो वी हैव 4 पैराबोलिक शेप्स बेस्ड ऑन देयर इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विद a इज इक्वल टू 1 इक्वेशन गिवन है,
ठीक है। और अब दूसरी इक्वेशन है हमारे पास लाइन x इज इक्वल टू 3। जब मैं ग्राफ पढ़ा रहा था तो मैंने इन डिटेल आपको बताया था कि हमारे पास जब भी x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 इस तरह के फंक्शंस आएँ, तो अगर x इज इक्वल टू 3 दिया गया है तो ये एक लाइन होगी जो पैरेलल टू y एक्सिस होगी। अगर y इज इक्वल टू 3 दिया जाए तो ये एक लाइन होगी जो पैरेलल टू x एक्सिस होगी। तो बच्चों यहाँ मैंने आपके सामने दो पैराबोलिक शेप्स दो कर्व्स बनाई हैं। एक कर्व है हमारे पास पैराबोला और दूसरी कर्व है हमारे पास लाइन x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज़ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की ग्राफ है ये, और ये हमारे पास x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ है। हमने रीजन फाइंड करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन x में है, किस में है, x में, x इज इक्वल टू 3। तो बच्चों हम अपने फंक्शन को x में लेकर जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। सबसे पहले तो हमें लिमिट्स फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। यहाँ भी हमारे पास x की वैल्यू है, यहाँ पर भी हम अपने फंक्शन को y में चेंज कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से y में चेंज करते हैं, पहले लिमिट्स फाइंड करते हैं। यहाँ से अगर देखें बच्चों तो हमारे पास x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4 बनता है, ठीक है। यानी y में फंक्शन आ रहा है, इसको 1 कह लें, और सेकंड है हमारे पास x इज इक्वल टू 3। वी हैव टू फंक्शंस, ठीक है बच्चों। और हमारे पास दो कर्व्स बनती हैं इनसे। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं सेम रखूं, इनकी लेफ़्ट साइड सेम है, तो राइट और राइट साइड भी सेम होगी। कंपैरिजन करवाते हैं इनकी, कंपेयरिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करवाएं तो वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 3 बनता है। यहाँ से हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आता है, और जब हम रूट लेते हैं दोनों तरफ तो वाई की वैल्यू आती है प्लस माइनस 2 रूट 3, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास लेट से एक वैल्यू वाई की ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई, ये है प्लस 2 रूट 3 और ये है माइनस 2 रूट 3। अब इनके दरमियान हमने रीजन फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। अगर मैं पेंसिल का थोड़ा सा यूज़ करूं तो आपको मैं शेडिंग करके बता सकता हूं कि हमारा इंटरेस्ट इन कर्व्स के अलोंग है। अच्छा, अब बच्चों ये देखें, ये हमारे पास y की वैल्यू थी तो हमने इसको y पे प्लॉट किया, ये माइनस y की यहाँ पे प्लॉट किया। ये सारा इंटरेस्ट है बच्चों हमारा, ठीक है। वी हैव टू फाइंड दिस रीजन, ठीक है, और y के अलोंग है। मैं यहाँ शेडिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये रीजन है जिसका एरिया आपने फाइंड करना है। लेकिन ये रीजन बाउंड है दो कर्व्स के दरमियान, जिसमें से बच्चों देखें बड़ा एरिया कौन सा है। ऑब्वियसली ये लाइन वाली जो शेडिंग है हमारे पास ये ज़्यादा एरिया कवर कर रही है, दिस इज़ ग्रेटेस्ट फंक्शन, ठीक है। और ये जो रीजन है जो इस शेड के अंदर आ रहा है ये हमारे पास स्मॉलेस्ट रीजन है। तो हमारे पास फार्मूला होता है एफ ऑफ इफ़, यहाँ हम लिखते हैं कि इफ़, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ वाई, यूँ लिखता हूँ, इफ़ एफ ऑफ वाई इज़ इक्वल टू 3 एंड जी ऑफ वाई, क्योंकि हमारे पास अब ये y के फंक्शन बन गए, y की वैल्यूज़ हैं इनमें हमारे पास। g ऑफ y इज़ इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई 4। सो f ऑफ y इज़ ग्रेटर देन g ऑफ y, क्योंकि एफ वाई यानी कि ये वाली जो लाइन है बच्चों ये ज़्यादा रीजन कवर कर रही है और ये वाली जो लाइन है ये इसके पास कम रीजन आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये एक्स्ट्रा रीजन इसके पास नहीं है। तो इस सूरत में हमारा जो फार्मूला होता है क्वेश्चन में वो होता है जो ग्रेटेस्ट फंक्शन है, एफ ओ इंटीग्रेशन, लिमिट्स हमारे पास हैं -2 रूट 3 और ये y की वैल्यूज़ हैं, ये याद रखें, इसलिए हमने यहाँ y में फंक्शन लिए, एफ ऑफ वाई माइनस जी ऑफ वाई डी वाई। अब बच्चों ये फार्मूला है हमारे पास, बुक में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट कर्व जो है उसमें से हम स्मॉलेस्ट कर्व को माइनस करते हैं। सो एफ ऑफ वाई था बच्चों हमारे पास 3, ये हमारे पास 3 था, और जी ऑफ वाई था हमारे पास वाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है, और डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों। इसको इंटीग्रेट करते हैं हम तो ये हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन -2 रूट 3 टू +2 रूट 3 डी वाई माइनस इंटीग्रेशन 1/4 वाई स्क्वायर -2 रूट 3 से +2 रूट 3 डी वाई, ठीक है बच्चों। अच्छा, इससे आगे ना इसकी इंटीग्रेशन में आपको यहाँ पे अपने नोट्स से दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस ख़त्म हो गई। आप नोट्स से ज़रा इसकी इंटीग्रेशन देख लें। ये बच्चों हमने इंटीग्रेट किया, ठीक है, यहाँ पे जब हम इसको इंटीग्रेट अभी करेंगे सो 3 इंटीग्रेशन ऑफ 3 क्या होगी, 3y होगी। ये इंटीग्रेट किया तो 3y आ गया बच्चों। दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो वाई स्क्वायर बाई 3 आ गया, ठीक है। और ये वाला जो 4 था ये उस इंटीग्रल के 3 के साथ मल्टीप्लाई होके, चले मैं यहाँ इसकी इंटीग्रेशन कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। ये आ जाएगा हमारे पास 3y माइनस इसकी इंटीग्रेशन होगी वाई क्यूब बाई 3, तो वो 3 और 4 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे 12, और लिमिट्स आ जाएंगी -2 रूट 3 से +2 रूट 3 तक,
ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आगे देखें, लिमिट्स पुट करवा रहे हैं। पहले आएगी बच्चों अपर लिमिट, फिर आएगी लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या थी, 2√3, जहाँ जहाँ y था वहाँ पे हमने 2√3 रख दिया, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट -2√3 -2√3। इस सारे को जब हम सॉल्व करेंगे, सो यहाँ से ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये है 2√3 का क्यूब, नीचे है 12, हमने इसको लिख दिया 2√3 का स्क्वायर। अब ये जो 2√3 का स्क्वायर है ना बच्चों, ये दरअसल 12 के इक्वल होता है। मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ, 2√3 और इसका स्क्वायर चेक करें, ये आपके पास क्या आएगा, 12 आएगा। मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ ताकि ये पॉइंट्स ख़त्म हो जाए, ठीक है बच्चों। 12 आ गया। सो हमने ये स्क्वायर जो है वो इसके साथ कैंसिल आउट कर दिया। इसी तरह यहाँ पर भी ये स्क्वायर इस 12 के साथ कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पर रह गया 6√3, यहाँ रह गया 2√3 माइनस। और अब बच्चों यहाँ पर ना ये हमारे पास ये माइनस जो था ना, ये वाला माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हुए, प्लस हो गया। मैंने नेगेटिव को कॉमन ले लिया, ठीक है। ये माइनस साइन मैंने बाहर निकाला तो ये प्लस हो गया, ये प्लस जो है इसकी जगह माइनस हो गया। अच्छा, अब ये रह गया 6√3 माइनस, क्योंकि प्लस की वजह से ना ये यहाँ पे माइनस हो गया, हमने कॉमन ले लिया था इसका। और ये प्लस क्यों हुआ था, ये भी यहाँ से देख लें कि ये माइनस और माइनस साइन आपस में प्लस होते हैं। अच्छा, अब बच्चों जब हमने आप ये काम ना भी करें ना, तब भी आप ब्रैकेट्स ओपन करें तो आपके पास ये सिनेरियो बनेगा। और 12√3 में से 4√3 करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 8√3। सो यहाँ पर बच्चों अब मैं इसका इंटीग्रल लिखने जा रहा हूँ, फाइनल आंसर जो कि हमारे पास पुट करवाने के बाद आ रहा था 8√3। दिस इज़ दी आंसर। तो याद रखना है आपने इस फार्मूला को, ग्रेटेस्ट कर्व माइनस स्मॉलर कर्व। ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। कहता है इन अ फिगर स्केच अ फंक्शन, स्केच ऑफ अ फंक्शन दिस इज गिवन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन ए। ये हमारे पास एक पूरी स्केचिंग है, हमने रीजन ए का एरिया फाइंड करना है जिसकी लिमिट्स है 1 से 3 तक। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 से लेकर 3 तक। इंटीग्रेशन 1 to 3, 1/2, और हमारे पास फंक्शन क्या है 0.2x² प्लस x dx, ठीक है बच्चों। 1/2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1 to 3, 0.2x² dx अलग हो जाएगी, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 to 3 x dx इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी, ठीक है। ये 1/2 दोनों के साथ था ना, हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 इसकी इंटीग्रेशन होगी बच्चों, ये 0.2 भी बाहर लिख रहा हूँ मैं इसके साथ, 0.2/2 दिस इज x³ 3, लिमिट 1 to 3, प्लस 1/2 दिस इज x²/2, लिमिट इज 1 to 3। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों 3 2 6 हो जाएगा, 0.2/6 इंटू x³, लिमिट 1 to 3, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। x² 1 to 3। यहाँ पे अब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं, 0.6/2/6 करते हैं अगर, 0.2 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हमारे पास आता है 0.33। तो इसको फ़िलहाल हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। आखिर में इसको जाके हम सॉल्व करेंगे। ये आता है बच्चों 27 - 1, बिकॉज 3³ 27, 1³ इज़ 1, प्लस 1/4 दिस इज़ 9 - 1। So 0.2/6 इंटू 26 प्लस 1/4 इंटू 8। सो अब बच्चों इसको ज़रा देख लेते हैं। ये है हमारे पास 26 मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 6। सो दिस इज़ दी 0.866, ठीक है। ये पॉइंट्स में डेसिमल में आंसर आ रहा है, जबकि हमें डेसिमल में चाहिए नहीं, तो हम इसको ज़रा मैनुअली सॉल्व करते हैं। दिस विल बी कैंसिल आउट बाय 2, ठीक है। सो ये 2 3 ज़र 6 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो 0.2 इंटू 13/3 प्लस 2, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं बच्चों ये क्या बनता है। तो हम इसको टाइप करते हैं कैलकुलेटर पे, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 13 फ्रैक्शन 3, ठीक है। यह आ गया 13/15, और प्लस 2 करते हैं इसमें, तो ये आता है 43/15। दिस विल बी अवर फाइनल नॉन डेसिमल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। जी बच्चों, अब हमें कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बी। अच्छा, रीजन बी के लिए अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो हैं 3 to 4। हमने इस सारे इंटीग्रल को 3 से 4 के लिए इंटीग्रेट करना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 3 to 4 1/2 इंटू 0.2x² प्लस x dx, ठीक है। सो ये बन जाएगा 3 to 4, 1/2 में बाहर लिख रहा हूँ, 0.2x² dx अलग, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 3 to 4 x dx अलग। वही प्रीवियस इंटीग्रेशन है बच्चों, 0.2/2 हो जाएगी, इंटीग्रेशन 3 to 4 x² dx
प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 3 to 4 x dx अलग। नेक्स्ट 0.2/2, दिस विल बी x क्यूब बाई 3 to 4 प्लस 1/2 x स्क्वायर बाई 2 3 to 4। नेक्स्ट 0.2/6 x क्यूब 3 से 4 प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर 3 से 4। लिमिट पुट करवाते हैं बच्चों, हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा 0.2/6, 4 का क्यूब होता है बच्चों 64, ठीक है, -27 हो जाएगा, प्लस 1/4, 4 का स्क्वायर होता है 16, -9 हो जाएगा। 0.2/6, 64 - 27 अगर आप करते हैं तो ये आपके पास आता है 37, ठीक है, और प्लस 16 - 9 करते हैं बच्चों तो ये आता है 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 7/4, ठीक है। इस सारे को हमने सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को देखते हैं। ये लिखा हुआ है 0.2 × 37, तो हम लिखते हैं 0.2 × 37 फ्रैक्शन 6, ये आ जाएगा 37/30, ठीक है। इसी को आगे लेकर चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट से करते हैं थोड़ा सा। ये आ जाएगा बच्चों 37/30 प्लस 7/4, ठीक है। कैलकुलेटर में इसको आप पुट करें, यहाँ लिखें प्लस 7/4, तो फाइनल आंसर आपका आएगा 179/60, 179/60 यूनिट स्क्वायर। ये आपके पास बच्चों नेक्स्ट है, क्योंकि एरिया तो एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 3 पे। जी स्टूडेंट्स, अब हमसे कहा जा रहा है कि हमने एरिया फाइंड करना है रीजन का 1 से 4 तक, तो कुछ भी नहीं है, सारी की सारी वही इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन 1 से 4 हो जाएगी, 1/2 0.2 x स्क्वायर प्लस x dx, ठीक है। तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 to 4 x स्क्वायर dx अलग कर दें, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx अलग कर दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 0.2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चलें फिलहाल यहाँ लिखते हैं, अगले स्टेप में हम यहाँ से इसको बाहर निकाल लेते हैं। दिस इज़ 0.2/2 और इंटीग्रेशन भी अप्लाई करते हैं तो x³/3 बन जाएगी, 1 से 4 प्लस 1/2 x स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे आपके पास 1 से 4 तक आ जाएगी। अच्छा, अब बच्चों यही हस्बे साबिक 3 2 6, 0.2/6, 4 का क्यूब 64 - 1 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा ये, और 16 - 1 हो जाएगा, ठीक है। लिमिट्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करवाइए, तो ये बनेगा 0.2/6 × 63 प्लस 1/4 × 15, ठीक है बच्चों। इसको ज़रा देखते हैं कि ये हमारे पास क्या बनता है। 0.2 × 63 फ्रैक्शन 6, दिस इज़ 21/10, 21/10 प्लस 15/4, सो इसको ऐड करते हैं 15/4 में, तो ये हमारे पास आता है 117/20, 117 या 117/20 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज़ दी नेक्स्ट एरिया। चलते हैं इसके पार्ट 4 पे। नेक्स्ट हमें कहा गया बच्चों एरिया फाइंड करना है फ्रॉम x - 1 to x - 4। वैसे तो यहाँ पे -4 to -1 होना चाहिए था, लिमिट चेंज होनी चाहिए थी, लेकिन चलें हम -1 से -4 फाइंड करते हैं। 1/2 0.2 x स्क्वायर प्लस x dx का एरिया। सो ये हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन -1 से -4 0.2 x स्क्वायर dx अलग प्लस 1/2 x dx अलग। अब बच्चों 0.2/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन -1 से -4 x स्क्वायर dx प्लस 1/2 x dx अलग। 0.2/2, दिस इज़ x³/3 -1 to 4 प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर -1 to 4, इनकी इंटीग्रेशन कर दी है हमने, ठीक है। प्रीवियस पार्ट्स में यही करते आ रहे हैं। अब बच्चों लिमिट्स पुट करवाएं, यहाँ -4 है। अच्छा, अब बच्चों 0.2/6 हो जाएगा, -4 का क्यूब -64 होता है, माइनस लिमिट का, और एक माइनस ये 1 का क्यूब -1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह प्लस 1/4 -4 का स्क्वायर 16 -1 का स्क्वायर +1 होता है। अब बच्चों यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2/6 -64 + 1 -63 प्लस 1/4 × 15। सो कैलकुलेटर पे ज़रा इसको हम सॉल्व करते हैं,
तो ये हमारे पास आता है 0.2 मल्टीप्लाई -63 फ्रैक्शन 6, दिस इज़ -21/10 प्लस 15/4। इसमें ऐड कर दें 15/4, तो फाइनल आंसर होगा 33/20 स्क्वायर यूनिट्स। ये है बच्चों आपके पास इसका पार्ट नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ एंड फंक्शन है हमारे पास y = 1 + cos x। अच्छा बच्चों, एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि हमने जब भी इस तरह के फंक्शंस हमारे पास आते हैं तो उसमें हमने इस बात का ध्यान रखना होता है कि कहीं हमारा ग्राफ जो है वो कट तो नहीं कर रहा किसी वैल्यू पे। तो अगर हमारा ग्राफ किसी फंक्शन को किसी वैल्यू पे कट कर रहा है, ठीक है, तो वो फिर हमारे पास ब्रेकिंग पॉइंट बन जाता है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं 0 से 3π। मैं ज़रा आपके सामने इसका एक छोटा सा ग्राफ बनाकर आपको बताता हूँ कि आया हमारे पास कुछ ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि हमारी वैल्यू जो है वो इस एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर रही हो। मैं 0, 90 या π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, या यूँ समझ लें कि हाँ 3π/2, फिर उसके बाद में 2π, फिर तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ ली हैं, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2 एंड 6π। ठीक है, ये 90 के गैप से मैंने वैल्यूज़ ले ली हैं। अच्छा अब बच्चों ज़रा मैं इस फंक्शन को ना इन वैल्यूज़ पे चेक करता हूँ कि हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। आया कि हमारी वैल्यू जो है वो इससे बियॉन्ड भी जा रही है, बिलो भी जा रही है या नहीं। तो ये 1 ले रहा हूँ, ये 2 ले रहा हूँ, ये -1 ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं -2 ले रहा हूँ। इंटीग्रेशन में ये चीज़ समझना इंतहाई ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बस ये 2 लिमिट्स दी हुई हैं, इंटीग्रेट किया और आंसर आ गया। ग्राफ के अंदर जिस पॉइंट पे ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को कट कर देता है, वहाँ पर आपके पास एक ब्रेकिंग पॉइंट पैदा हो जाता है और आपने अपने इंटीग्रल को ब्रेक करना होता है। तो बच्चों ज़रा यहाँ देखें, लोअर लिमिट हमारे पास 0 है, 1 + cos 0। पहला आंसर जो आपको मिलेगा वो 2 होगा, यानी यहाँ से आपका ग्राफ शुरू होगा। ठीक है, अच्छा ज़रा 90 पे देखते हैं, 90 पे क्या आ रहा है, 90 पे 1 आ रहा है, यहाँ पे डॉट लगेगा। 180 पे देखते हैं, 0 आ रहा है, 180 पे डॉट 0 यहाँ लग रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 3π/2 यानी 270। 270 पे देखते हैं क्या आंसर आता है। फिर 1 आ गया, फिर यहाँ से ग्राफ नीचे नहीं गया, कट नहीं किया, ग्राफ मुड़ गया, यहाँ पे आ गया। फिर 2π यानी कि 360 पे देखते हैं, ये आ रहा है 2, 360 पे, फिर ये 2 पे पहुँच गया। नेक्स्ट है बेटा 5π/2 यानी कि 450, इस पे देखते हैं तो फिर 1 आ रहा है, फिर नीचे आ जाएगा ग्राफ। फिर 3π पे देखते हैं यानी कि 540। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 3π है यानी कि 540। 18 3 54 होता है, 180 ज़रब 3 करें तो 540 आता है, यानी 3π = 540। तो बच्चों ये आपके पास 0 आ रहा है। तो बच्चों आपने एक बात के ऊपर गौर करना है कि आपका जो ग्राफ है वो कुछ यूँ पैटर्न शो कर रहा है। देखें कहीं पे भी ये मुझे बताएं कि 0 से लेकर 3π के दरमियान इसको कट करके गया है, नहीं करके गया। अगर ये कट करके गलती से नीचे चला जाता और फिर अपना बिहेवियर चेंज करता तो बच्चों वो पॉइंट मेरे पास ब्रेकिंग पॉइंट होता और मैं अपने इंटरवल को ब्रेक करता। लेकिन यहाँ पर हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारा सारा ग्राफ जो है वो कट नहीं करके गया, वो टच करके गुजर गया है। तो इसका मतलब अब हम 0 से लेकर π/3π तक सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा एक ही इंटीग्रल में पुट करवा सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ कंसेप्चुअल थिंग। काफ़ी सारे टीचर्स भी लेक्चर देख रहे होंगे, तो आपने अपने स्टूडेंट्स तक ये बात कन्वे करनी है कि कभी भी हमारे पास अगर डायरेक्टली इस तरह से इंटरवल आ जाए तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि हम बस दोनों वैल्यूज़ को लिखकर इंटीग्रेट कर दें। हमने ग्राफ के थ्रू देखना होता है कि किसी पॉइंट पे हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को। अगर कट करके नीचे जा रहा है तो वहाँ ब्रेक कर दें, इंटीग्रल को 2 हिस्सों में तोड़ दें। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। इंटीग्रेट करना है बच्चों हमने 0 से लेकर 3π तक, और फंक्शन है हमारे पास 1 + cos x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन बनेगी इसकी, इंटीग्रेशन 0 to 3π 1 dx अलग, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3π cos x dx अलग। सो यहाँ पे बच्चों ये हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन आती है x, लिमिट है 0 से 3π, और cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x, लिमिट है 0 से 3π। सो यहाँ पर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 3π - 0, और यहाँ पे आ जाएगा sin 3π - sin 0। सो 3π बच्चों ये आ जाएगा, sin 3π 0 होता है,
सो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो है 3 पाई एंड दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। सो एरिया अंडर द कर्व इज़ 3 पाई। 3 पाई मतलब 3 को अगर हम पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास इतना रीजन जो है वो कवर कर रहा है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फंक्शन है y इज इक्वल टू -1 प्लस साइन एक्स माइनस 3π/2 टू 3π/2। अब यहाँ पर भी इसका ग्राफ बनाकर चेक कर सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों वो 0 से लेकर -2 से लेकर 0 तक जाएगी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू -2 है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 0 है। आप चाहें तो यहाँ चेक कर सकते हैं। -1 प्लस साइन -3π/2 का मतलब होता है -270, ठीक है। तो मिनिमम आंसर, इस मैक्सिमम आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और अब यहाँ पर आप प्लस 270 पुट करवाएं तो मिनिमम आंसर -2 आ रहा है, ठीक है। तो कहीं पे भी ये कट नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कट करता हुआ गुजर रहा है, ये 0 तक जाएगा और वहाँ से फिर नेगेटिव एरिया में ही रहेगा। इट मीन्स अब आप यहाँ पर डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एरिया के लिए आप क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन -3π/2 से +3π/2 और फंक्शन है -1 प्लस साइन एक्स dx। So this will become integration -3π/2 से 3π/2 -1 dx अलग प्लस इंटीग्रेशन -3π/2 से +3π/2 sin x dx अलग। अब ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास -x -3π/2 से +3π/2 और ये आ जाएगा -cos x -3π/2 से +3π/2। याद रखना है cos की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन -cos हुआ करती है। अब वैसे यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट और इस्तेमाल हो सकता था। हमने एक चीज़ पढ़ी थी पिछली एक्सरसाइज में कि इंटीग्रेशन -a से a हो और आपके पास f(x) एक ऑड फंक्शन हो, तो आप आंसर क्या लिख सकते हैं, 0 इफ़ f(x) इज़ ऑड, ठीक है। ये भी कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो साइन एक्स हमारे पास एक ऑड फंक्शन है, आप डायरेक्टली आंसर 0 लिख सकते हैं। लेकिन अब चलें आपकी प्रैक्टिस के लिए इसकी इंटीग्रेशन कर दिए तो आप लिमिट पुट करवा कर भी देख लीजिएगा, इसका आंसर 0 होगा। सिर्फ यहाँ पे आप लिमिट पुट करवाएंगे, ये आ जाएगा -3π/2 माइनस इंटू -3π/2, ठीक है। और ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट जब पुट करवाएंगे ना बच्चों, तो एक माइनस ये इसका अपना है और एक ये -3π/2 है, ये प्लस हो जाएगा। ज़रा ध्यान से देखिएगा कि आपने अपर लिमिट जब पुट करवाई, ये माइनस अपनी जगह 3π/2, ये माइनस क्वेश्चन का, फिर लोअर लिमिट में एक माइनस ये और एक इसका ये अपना माइनस है, तो ये मिल के क्या हो जाएंगे, प्लस। इसी तरह प्लस यहाँ पर बच्चों -cos 3π/2 और एक माइनस इसका, और यहाँ पे आ जाएगा cos -3π/2, ठीक है। cos 270 वैसे ही 0 होता है बच्चों, ठीक है। तो -270 हो या +270 हो, cos ने 0 ही रहना है, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो होगा -3π/2 प्लस माइनस माइनस, ये चीज़ 0 हो गई। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -6π/2 और फाइनल आंसर जो आ रहा है वो है 3π/2। अब आपने यहाँ लिखना है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। ये -3π/2 ही बनता है, मुझे पता है यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, लेकिन मैं नहीं लिख रहा, मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है बच्चों। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, हमें कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ्स y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू -2x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3। तीन तरह के ग्राफ्स यहाँ हमने बनाने हैं बच्चों। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है बच्चों, ये है y इज इक्वल टू x की लाइन। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये है y इज इक्वल टू -2x की लाइन, और ये जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ये x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ है विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। हमने ये जो शेडेड रीजन है ये फाइंड करना है। यहाँ पे जो हमने फार्मूला यूज़ करना है बच्चों वो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो लिमिटिंग पॉइंट्स आपको पता हो कि आपने कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। x की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जो रीजन आपने फाइंड करना है वो है 0 से लेकर 3 के दरमियान, ठीक है बच्चों। आप इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लें, सारे इंटरसेक्शन पॉइंट, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लें, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लें। इंटरसेक्शन पॉइंट जब आप फाइंड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइंस जो हैं ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, 0 और 0 पे। इसी तरह ये दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो -6 आता है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये लाइन जो है वो 3 और -6 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये लाइन जो है वो 3 और 3 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं ये 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं जो आपको लिमिट बताते हैं कि आपने यहाँ तक रहना है, ठीक है। तो कहीं पर भी बात जो है वो 3 से आगे नहीं जा रही है एक्स एक्सिस पे, तो हमने 0 से 3 तक इसकी इंटीग्रेशन करनी है। और हमारे पास जो फार्मूला है वो है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, एरिया अपर दी कर्व माइनस एरिया लोअर कर्व। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो अपर कर्व है वो है y इज इक्वल टू एक्स और जो लोअर कर्व है वो है -2x। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू
अपर एरिया अपर कर्व, एरिया अपर कर्व माइनस एरिया लोअर कर्व, या मैक्सिमम कर्व माइनस मिनिमम कर्व। ठीक है जी। अब बच्चों यहाँ पे एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये फार्मूला बुक में गिवन है कि मैक्सिमम कर्व माइनस मिनिमम कर्व आपने करना है। 0 to 3 अपर कर्व कौन सी है, x है, माइनस लोअर कर्व कौन सी है, -2x है। ठीक है, dx। सो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व खुद -2x थी। सो ये क्या बन जाएगा बच्चों, एरिया 0 to 3 x + 2x dx। दिस विल बिकम, अगर आप डायग्राम साथ बनाते हैं तो समझें कि आपके पॉजिटिव रिमार्क्स जाएंगे एग्जामिनर तक और आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। ठीक है। सो बच्चों, इंटीग्रेशन 0 to 3 x dx, एरिया इज इक्वल्स टू 3x² 0 to 3, दिस विल बिकम 3/2 x², 0 to 3। फिर लिमिट पुट करवाएं तो 3/2, 3 का स्क्वेयर कितना हुआ, 9 - 0। सो एरिया आपके पास कितना आ रहा है, एरिया आ रहा है 3/2 इंटू 9, 9 3 ज़र 27/2 स्क्वेयर यूनिट्स इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड अबव बाय द ग्राफ x+6 एंड बाउंडेड बिलो बाय y is equals to x² and bounded on the sides by the line x is equals to 0 and x is equals to 2। अच्छा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दो वर्ड्स बताना चाहूँगा। एरिया बाउंडेड अबव बाय, बाउंडेड अबव का मतलब है, यानी कि इस इंग्लिश के वर्ड का मतलब है कि इस लाइन से नीचे वाला एरिया, यानी कि बाउंडेड अबव बाय दिस ग्राफ, यानी इस ग्राफ की वजह से ये ग्राफ जो है वो ऊपर मौजूद है और इससे नीचे वाला एरिया। और बाउंडेड बिलो का मतलब ये ग्राफ नीचे मौजूद है और इससे ऊपर वाला एरिया। तो देखें, बाउंडेड अबव बाय दिस रीजन का मतलब ये है y इज इक्वल टू x+6 की लाइन, और y इज इक्वल टू x² या x² इज इक्वल टू 4ay। ये हमारे पास बच्चों पैराबोला होता है, पैराबोला अबाउट y एक्सिस। ठीक है, ये मैंने आपको भी ग्राफ्स बनाकर भी दिखाए थे कि ये x² से जो वैल्यू स्टार्ट होती है और y राइट पे होता है तो वो y एक्सिस का पैराबोला है। तो दिस इज अ y इज इक्वल टू x² पैराबोला एंड दिस इज x+6, दिस इज x इज इक्वल टू 0 लाइन एंड दिस इज x इज इक्वल टू 2 लाइन। तो बच्चों अब जरा देखें, ये x इज इक्वल टू 2 की लाइन है, ठीक है, ये x इज इक्वल टू 0 की लाइन है ये वाली, ये ग्राफ y इज इक्वल टू x² का है और ये ग्राफ x+6 का है। आपने जो रीजन फाउंड करना है वो है बाउंडेड अबव बाय दिस लाइन, यानी इस लाइन से नीचे वाला, बाउंडेड अबव बाय, बाउंडेड बिलो बाय दिस पैराबोला लाइन, इस लाइन से ऊपर वाला, और इस लाइन के लेफ्ट वाला और इस लाइन के राइट वाला। यानी कि ये जो रीजन शेडेड है ये हमने फाइंड करना है। इस रीजन के अंदर ये वाला, ये मैं मार्कर से पेन से मजीद शेड कर देता हूँ। ये जो रीजन है ना बच्चों, ये रीजन कहलाता है बाउंडेड अबव बाय x+6, यानी जिसका अपर बाउंड x+6 हो, बाउंडेड बिलो बाय दिस पैराबोला, यानी जिसका लोअर बाउंड जो हो वो x² हो, राइट बाउंड x+2 हो, लेफ्ट बाउंड जो है वो x इज इक्वल टू 0, यानी ये वाला रीजन आपने फाइंड करना है, ये वाला। ठीक है, टारगेटेड रीजन ये डॉट वाला रीजन है आपका। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, जरा गौर से देखें, इसमें बड़ी कर्व कौन सी है, किसके नीचे ज्यादा एरिया आ रहा है, x+6 इज आर ग्रेटेस्ट कर्व, x+6 के नीचे ये सारा एरिया आ रहा है बच्चों, ये बड़ी कर्व है। ठीक है, ये छोटी कर्व है। तो रीजन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हम सबसे पहले इसके इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट है 0 और 2 0, यानी कि ये वाले हमारे पास पॉइंट्स हैं, इससे आगे बात नहीं जा रही। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एरिया इज इक्वल टू अपर कर्व, एरिया अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। सो बच्चों, अपर कर्व का एरिया क्या है, अपर कर्व ये है जो ज़्यादा एरिया रख रही है अपने नीचे, y+6। तो इंटीग्रेशन 0 to 2, अपर कर्व क्या थी, x+6, माइनस लोअर कर्व क्या है बच्चों, x² है, y इज इक्वल टू x², यहाँ x² आ जाएगा। ठीक है, तो और dx आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एरिया a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बल्कि इंटीग्रेट कर दें इसको, ये आ जाएगा x²/2 प्लस 6x माइनस x³/3 और इंटीग्रेशन 0 to 2, पहले 2 पुट करवाएं फिर 0 पुट करवाएं। तो एरिया a इज इक्वल टू 2² 4/2 प्लस 6 2 12 माइनस 8/3, ये अपर कर्व पुट होगी, सॉरी अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0/2 प्लस 6 इंटू 0 माइनस 0/3, तो ये 0 हो जाएगा सारा। सिर्फ इसको सॉल्व कर लें बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 2 2 4 यानी 14 माइनस 8/3, ये आ जाएगा 34/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें आपने ज़रा कर्व्स को देख के डिसीजन करना है। चलते हैं क्वेश्चन 8 पे।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर एक इंतहाई आसान सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, यानी कि इस कर्व के अंदर बाउंडेड एरिया किसके दरमियान, एक्स एक्सिस और x इज इक्वल टू 1 के दरमियान। अच्छा, एक्स एक्सिस सबसे पहले तो देखें कि ये कर्व एक्स एक्सिस को किस जगह पे कट करती है, वो आपके पास लिमिट होगी। अपर लिमिट तो पता है कि 1 तक रहना है, लेकिन लोअर लिमिट यहाँ पे तो पता चल रहा है -1 है, लेकिन हम पहले पता तो करें कि ये -1 आया कहाँ से है। तो हमने करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। हम यहाँ लिखेंगे कि फॉर लिमिट एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से इसको 0 के इक्वल रखें बच्चों। ये आपके पास एक फार्मूला ओपन हो जाता है, एक्स प्लस 1 एक्स का स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दीज आर दी नॉट रियल रूट्स। यहाँ पे हमारे पास एक्स का आंसर क्या आ रहा है, -1। तो ये कर्व जो है बच्चों एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है -1 पे। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 का, तो वो कुछ यूं बनता है इंक्रीजिंग ग्राफ, लेकिन ये -1 से, ठीक है, इस -1 पुट करेंगे ना तो ये 0 होगी। ठीक है बच्चों, -1 पे ये y 0 मिलेगा आपको, यानी यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है -1 से। तो आपने -1 से 1 एरिया फाइंड करना है, तो लोअर लिमिट आपने यूं फाइंड कर ली। नाउ एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -1 to 1, ये वाला शेडेड रीजन फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 के लिए। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेट करें -1 to 1, दिस इज एक्स क्यूब डी एक्स अलग प्लस इंटीग्रेशन -1 to 1 एक्स 1 डी एक्स अलग, यहाँ 1 आ जाएगा। अब ज़रा इंटीग्रेट कर लें इसको, ये आता है x4/4 -1 to 1, और यहाँ पे आता है x -1 to 1। अब बच्चों ये बनेगा 1/4 -1 का की पावर 4 भी +1/4 होती है। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा +1 -1। तो बच्चों ये तो हो गया 0। ठीक है, ये तो हो गया 0, और ये आ जाएगा 2। सो फाइनल आंसर इज 2 स्क्वेयर यूनिट्स। अच्छा, अब यहाँ से इसको वेरीफाई भी करते हैं। देखें 2 स्क्वेयर यूनिट्स, 2 यूनिट्स बनते हैं इसके रीजन में। यस, 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट ये है, 2 यूनिट्स कवर कर रहा है एक्स एक्सिस पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय दिस कर्व। फिर से हमारे पास एक्स एक्सिस का पैराबोला आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का, और दूसरा है वाई इज इक्वल टू एक्स -2 इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई। अच्छा, वाई की रिस्पेक्ट से अब लिमिट हमने लेनी है वाई एक्सिस के ऊपर, तो पहले हमें वाई की वैल्यूज़ चाहिए होंगी। हम सारे फंक्शन को वाई में चेंज करेंगे, इसको भी वाई में चेंज करें, तो वाई क्या बनेगा, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर द रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले वाई की ज़रा वैल्यूज़ निकालते हैं, बल्कि इसको कंपैरिजन करते हैं एक्स की रिस्पेक्ट में। ये है हमारे पास इक्वेशन 1, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन। यहाँ से भी एक्स में वैल्यू निकालें बच्चों, तो वो बनेगी y + 2, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। y में सारा फंक्शन चेंज करना है, तो कंपैरिजन करें, y का स्क्वायर इज इक्वल टू y + 2, यहाँ से y का स्क्वायर -y -2 इक्वल टू 0। इसको बच्चों अगर आप सॉल्व करते हैं, मिड टर्म ब्रेक करते हैं इसकी, तो ये बनता है y का स्क्वायर -2y + y -2 इक्वल टू 0। देन ये बनेगा y -2, फिर बनेगा 1 y -2 इक्वल टू 0। पेयर बन रहे हैं y -2 और y + 1। ठीक है, तो यहाँ से जो y की वैल्यूज़ आ रही हैं बच्चों, वो होंगी -1, -2, ये 2 वैल्यूज़ होंगी बच्चों आपके पास। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू -1 मिलेगी, यहाँ से y की वैल्यू +2 मिलेगी। तो y पे हमारे पास -1 और 2, ये 2 पॉइंट्स हैं, और ये रीजन। अच्छा, अब देखें ये कर्व्स कैसे हमने बनाई हैं बच्चों। देखें, आपके पास एक कर्व थी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वो ये पैराबोला है। दूसरी कर्व थी y इज इक्वल टू x -2, वो ये लाइन है बच्चों। ठीक है, y इज इक्वल टू x -2 की ये लाइन है। अब हमारे पास जो है ना रीजन जो हमने फाइंड करना है, इंटीग्रेट करना है, वो है ये सारा। ज़रा मुझे देखकर बताएं कि कौन सी कर्व अपने अंडर ज़्यादा एरिया इनक्लोज किए बैठी है। वो बच्चों ये वाली लाइन है। अगर आप यहाँ से देखें ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ज़्यादा एरिया जो है वो इस वाली लाइन के पास जा रहा है, क्योंकि ये एडिशनल पॉइंट्स शामिल हैं, और कम एरिया पैराबोला शेप के पास है। तो अपर कर्व हमारी ये है, y इज इक्वल टू x -2, और लोअर कर्व है हमारी y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो हमने इसको y की शेप में डिफरेंशिएट करना है, तो हमने y के फंक्शंस पुट करने हैं। नाउ एरिया इज इक्वल टू अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। जी बच्चों, y में हमारे पास अपर कर्व क्या थी, y में हमारे पास अपर कर्व थी y + 2। ठीक है, सो एरिया A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 2, y में पुट करना है, y में y + 2 थी। ठीक है, माइनस लोअर कर्व क्या थी, y का स्क्वायर।
डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर लें, एरिया ए, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई हमसे डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया था। अब बच्चों ये बनेगा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2y माइनस वाई क्यूब बाई 3 और माइनस 1 to 2। जब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4/2 प्लस 4 माइनस 8/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर में 1/2 माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ -1 का क्यूब प्लस का 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस सारे को जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये हमारे पास आंसर आएगा बच्चों 10/3 प्लस 7/6। आप इसको भी सॉल्व कर लें, इसको भी सॉल्व कर लें। मैं यहाँ पे आपको मैनुअली करके भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन था 4/2, यानी 4/2 तो 4 ही 2 ही हो गया ना, 2 + 4 6, 6 माइनस 8/3, 6 माइनस 8 so 6 minus 8/3 तो ये आ जाएगा बच्चों 10/3 और 10/3 और प्लस 7/6, 7/6 दिस विल बिकम 9/2। सो ये फाइनल एरिया जो आपके पास आ रहा है बच्चों वो है 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। कर्व्स को ध्यान से देखना है। चलते हैं हम इसके क्वेश्चन 10 पे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दैट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द रीजन अंडर द कर्व वाई दिस ओवर द इंटरवल 1 and 4 रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे हमने वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करना है डिस्क मेथड का, तो वो हमारे पास फार्मूला आपकी बुक में मौजूद है, आप देख सकते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला है v = पाई इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x का स्क्वायर dx। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम अंडर द कर्व। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम सॉल्व करें तो बच्चों हमारे पास a और b की वैल्यू है 1/4। सो वॉल्यूम v = पाई इंटीग्रेशन 1 to 4 f of x का स्क्वायर मीन्स स्क्वायर द रूट ऑफ x का स्क्वायर dx। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वॉल्यूम v = पाई 1 to 4 x dx। दिस इज इक्वल टू पाई x²/2 1 to 4, 2 को बाहर लिख लें। वॉल्यूम v हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई/2 और 16 - 1, सो फाइनल आंसर इज 15 पाई/2 क्यूबिक यूनिट्स इज अवर वॉल्यूम। चलते हैं क्वेश्चन 11 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 11 है, कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दैट रिजल्ट्स व्हेन द शेडेड रीजन इज रिवॉल्व अबाउट द इंडिकेटेड एक्सिस अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमने शेडेड रीजन हमें दिया गया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो है बच्चों -1 से लेकर 3 तक। तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला है हमने भी पढ़ा है, वॉल्यूम v = पाई इंटीग्रेशन, लिमिट्स हैं -1 से लेकर 3 तक, जो शेडेड रीजन है हमारे पास, शेडेड रीजन है -1 से 3 तक, और f of x का स्क्वायर मीन्स 3 - x का स्क्वायर dx। अच्छा, अब बच्चों ये हमारे पास क्या बनेगा, वॉल्यूम v पाई -1 to 3 3 - x dx। इंटीग्रेट करते हैं, पाई 3x - x²/2 -1 से लेकर 3 तक। पहले अपर लिमिट पुट करवाते हैं। अपर लिमिट है हमारे पास 3 3 are 9 -9/2, ये अपर लिमिट होगी, माइनस लोअर लिमिट 3 1s are -3 और -1 का स्क्वायर तो +1 होता है बच्चों, तो ये +1/2। ठीक है। अच्छा, अब वॉल्यूम v = 9 - 9/2 इज 9/2 माइनस दिस, अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये -7/2 बनता है, और फिर पाई 9/2 प्लस 7/2, 9 और 7 16 होते हैं बच्चों, 16/2 हमारे पास पाई आ जाएगा 16/2। दिस इज इक्वल्स टू 8 पाई इज अवर फाइनल वॉल्यूम। चलते हैं। अच्छा, अब अगर आपने बुक वाला आंसर देखना है तो बुक में वाला आंसर आ सकता है अगर आप इसे 0 से 3 तक जो है वो करते हैं, सॉल्व करते हैं, लेकिन शेडेड रीजन -1 से स्टार्ट हो रहा था, तो बुक वाला आंसर आपका ये नहीं है। बुक वाले ने जो आंसर दिया वो 0 से 3 तक की इंटीग्रेशन का दिया हुआ है। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है इसका, हमें ये कर दी गई है और अबाउट वाई एक्सिस हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वाई एक्सिस में ज़रा इसकी रेंज देख लें आप। वाई एक्सिस में इसकी रेंज है 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व करें, पहले तो हम इसे y के अलॉन्ग देखेंगे कि y में ये फंक्शन बनता क्या है। अबाउट y एक्सिस, तो y इसकी वैल्यू बनेगी y के दरमियान, ये भी x का फंक्शन है। ठीक है, सो इसको y में बनाते हैं तो ये आ जाएगा 3 को इधर ले जाएं, ये आ जाएगा y - 3 इज इक्वल्स टू 2x -2x। ठीक है, 3 को मैं वहाँ ले गया हूँ। अब -2 से डिवाइड करवा दें तो ये आ जाएगा आपके पास y/-3 -2, और मज़ीद अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 3 - y / 2। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ y, और y की लिमिट्स हैं 0 से लेकर हमारे पास 3 तक।
ये 2 नहीं है बल्कि क्या है 0 से लेकर 3 तक। अब y की लिमिट्स अगर आपने देखनी हो ना तो x को 0 पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3। तो इसका मतलब ये इंटीग्रेट होगा वॉल्यूम इसका 0 से लेकर 3 तक। सो पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 और y का फंक्शन है 3 माइनस वाई बाई 2, क्योंकि उसने हमें कहा था कि आपने इसको किससे सॉल्व करना है, अबाउट y एक्सिस। सो अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, वॉल्यूम v आ जाएगा पाई ओवर 2, अच्छा स्क्वायर भी था यहाँ पे, ठीक है, तो फंक्शन फार्मूला में तो ये पाई बाय 4 बन गया। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन 0 टू 3, 3 माइनस वाई होल स्क्वायर डी वाई उसी तरह रहा, ये 4 स्क्वायर बन के बाहर आ गया, ठीक है। अब इसका फार्मूला ओपन कर लें, पाई बाय 4, 0 टू 3, 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब बच्चों ये क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा v इज इक्वल टू पाई बाय 4, इंटीग्रेशन लेना शुरू करें, 9y माइनस 6y स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई क्यूब बाई 3, लिमिट है 0 से लेकर 3 तक। मज़ीद देखते हैं तो ये पाई बाय 4 9y माइनस 3y स्क्वायर बनेगा प्लस वाई क्यूब बाई 3 और साथ आ जाएगी लिमिट 0 से लेकर 3 तक। अब ज़रा लिमिट पुट करवाएं इसमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, पाई बाय 4 इसी तरह अपर लिमिट ज़रा पुट करता हूँ तो 9 3 ज़ा 27 माइनस 3 पुट करता हूँ तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27 और 3 का स्क्वायर 27 बाई 3। इसी तरह 0 पुट करता हूँ तो देखें हर जगह y मौजूद है तो ये सारा आंसर 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या बन रहा है आपका, ये 27 और ये भी कैंसिल, पाई बाय 4 27 बाई 3 और इसको देखें तो 3 9 ज़ा 27, सो दिस विल बी 9 पाई डिवाइडेड बाई 4 इज़ योर फाइनल आंसर। ये था स्टूडेंट्स आपके पास इसका सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन according to the position function given below. If f is measured in centimeter, find the distance traveled by the object in the indicated time interval. अच्छा, बड़ा अजीब सा एक सवाल है यहाँ पर स्टूडेंट के माइंड में राइज हो सकता है कि डिस्टेंस ही हमें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है और फंक्शन भी डिस्टेंस का ही दिया हुआ है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट ये वैल्यूज पुट करें और डिस्टेंस निकाल लें। तो ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन के थ्रू करना है। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जो डेरिवेटिव है डिस्टेंस का वो हमारे पास वेलोसिटी होती है, ठीक है, डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अब इसी वेलोसिटी का जो इंटीग्रेशन है इंटीग्रल है वो हमारे पास, ठीक है बच्चों, वो डिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर डिस्टेंस का डेरिवेटिव लें तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का इंटीग्रल डिस्टेंस है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। तो यहाँ हम करेंगे क्या, यहाँ हम पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो बातें आपको और भी बतानी है जो हम पीछे बिट कॉज वाले फंक्शन में डिस्कस करके आए हैं कि अगर कोई ग्राफ किसी जगह पे किसी एक्सिस को कट कर रहा है तो इसका मतलब कि वो आपका क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक पैराबोलिक फंक्शन है, ज़रा हम इसको बच्चों वेलोसिटी तो निकालते हैं इसकी। सबसे पहले वी फर्स्ट फाइंड दी वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 2t माइनस 2, ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी है। अब ज़रा ये देखना है कि हमारी वेलोसिटी कहीं पे ज़ीरो भी होती है या नहीं, क्योंकि फिजिक्स के अंदर आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, वेरिएबल वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी वो होती है बच्चों जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है, और जो सेम नहीं रहती। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसी होती है कि जिसमें आपके पास यूनिट टाइम में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, ठीक है, वो सेम रहती है, ठीक है। तो ऐसी वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी है। अगर तो बच्चों ये किसी पॉइंट पे चेंज हो गई तो इसका मतलब ये वेरिएबल है, अगर ये हर पॉइंट पे सेम रही तो फिर ये यूनिफॉर्म है। तो ये यूनिफॉर्म तो हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ वेरिएबल मौजूद है, तो दैट्स वाई दिस विल बी अ वेरिएबल वेलोसिटी। अगर ये एक ही डिजिट में होता 2 होता 3 होता 4 होता वेलोसिटी का आंसर, तो फिर ये यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी होती। तो यहाँ पे बच्चों ये आपके पास क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी है, इसका मतलब ये लाजमी कहीं ना कहीं जीरो होगी। तो हमने वो पॉइंट फाइंड करना है टाइम का जहाँ पर ये वेलोसिटी जीरो है। तो हम इसको ज़रा जीरो लिख इक्वल रख के पुट करते हैं, v ऑफ t इक्वल्स टू जीरो विल गिव अस द पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज जीरो। सो 2t minus 2 is equals to 0, it means कि 2t is equals to 2 and t is equals to 1। सो बच्चों एक बात पता चल गई कि इस इंटरवल में ये यूनिफॉर्म बिहेव नहीं कर रही, इस इंटरवल में ये एक जगह ऐसा है जहाँ पे ये ज़ीरो हो रही है, यानी ये रुक रहा है और वहाँ से फिर दोबारा आगाज़ हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास 1 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर वेलोसिटी v इज़ नॉट यूनिफॉर्म, हेयर वेलोसिटी v इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म नहीं है, एज v ऑफ t इज इक्वल टू 0 एट
t इज इक्वल टू 1। सो बच्चों इस इंटरवल में हमारे पास ये वेलोसिटी एक जगह 0 हो रही है। अब इस इंटरवल पे हमने इसको ब्रेक कर देना है। तो अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। एज वी नो एस ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन ये क्या होगी, ये हमारे पास होगी 0 से 1 तक, फिर प्लस 1 से लेकर 5 तक। इस तरह से ये हमारे पास अब डिस्टेंस दोबारा आएगा। अब चला देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पे आगे बनाते हैं इसको। 0 to 1 वेलोसिटी फंक्शन था 2t माइनस 2 dt प्लस 1 से 5 2t माइनस 2 dt। सो s ऑफ t विल बिकम 2t का स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t 0 से 1 प्लस 2t स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t 1 से 5। ये क्या बनेगा बच्चों, ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t 0 से 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 2t 1 से 5। सो s ऑफ t विल बिकम, अगर हम अपर लिमिट पुट करते हैं तो 1 माइनस 2 बनती है यहाँ पे अपर लिमिट, ठीक है। और एक और बात, यहाँ पे एक चीज़ मैं अहम पॉइंट भूल गया बच्चों, कि अगर ये 0 हुई है 1 पे, ठीक है, तो इसका मतलब इससे पहले ये नेगेटिवली बिहेव कर रही थी, ठीक है। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। ये देखें कि ये हमारे पास 0 से 5 है और 1 पे आकर ये 0 हुई है, इसका मतलब इससे पहले ये नेगेटिव थी, इसके बाद ये क्या हुई है, पॉजिटिव हो गई है। सो यहाँ पर जो 0 से 1 वाला इंटीग्रल है वो आपके पास क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, अब बच्चों ये बात आपने बस याद रखनी है। अब यहाँ पर माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस साइन ये आएगा। हमारे पास अगर मैं 1 पुट करवाता हूँ इसमें तो 1 माइनस 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0 माइनस 0। सिमिलरली प्लस अपर लिमिट क्या है, 25 माइनस 10 और लोअर लिमिट है बच्चों मेरे पास 1 माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लें, ये बनता है आपके पास 1 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस, ये माइनस इंटू माइनस 1 हो गया सारा पोर्शन। और ये क्या होगा, 25 माइनस 10 इज़ 15, 15 माइनस इंटू माइनस 1, 15 माइनस इंटू माइनस 1। सो ये बच्चों आपके पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है s ऑफ t, यहीं पे लिख देते हैं इसको, चलें। सो ये बन जाएगा +1, ये बनेगा +15, ये बनेगा +1, ठीक है। सो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 70 सेंटीमीटर इज़ योर डिस्टेंस। ये था स्टूडेंट्स आपके पास इसका पहला पार्ट। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। जी बच्चों, यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे पास एक वेलोसिटी डिस्टेंस फंक्शन दिया गया है। हम सबसे पहले इसकी वेलोसिटी फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं कि ये कहाँ 0 है, उससे पीछे ये वेलोसिटी नेगेटिव होगी, उससे आगे ये पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी है इसकी 3t स्क्वायर माइनस 60 माइनस 9, ठीक है। पुट v ऑफ t इज़ इक्वल टू 0 फॉर चेकिंग द टाइम जहाँ पर ये 0 है हो रही है, ठीक है। सो ये आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 60 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अगर आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं बच्चों तो पहले इसको 3 से डिवाइड करवा दें, ये आ जाएगा t का स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इक्वल्स टू 0, t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फिर बेटा t कॉमन ले लें, t माइनस 3, फिर 1 कॉमन ले लें, t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो t के दो आंसर आ रहे हैं, एक है t माइनस 3 और एक है t प्लस 1। जब आप बारी बारी इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो t का एक आंसर 3 होगा और दूसरा आंसर होगा -1। तो टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दिस शुड बी निग्लेक्टेड। सो आवर फाइनल आंसर इज 3 इज इक्वल्स टू 3 वेयर वेलोसिटी v इज 0। तो अब बच्चों t जो है, अगर मैं एक लाइन लगा के आपको समझाऊं कि 0 से 4 के दरमियान 3 वो पॉइंट है जिससे पहले वेलोसिटी नेगेटिव थी और उसके बाद ये क्या हुई, पॉजिटिव होगी, ठीक है। सो अब यहाँ पे दो इंटीग्रल टूटेंगे, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस जो है वो वेलोसिटी का इंटीग्रल होता है, तो 0 से लेकर 3 तक टूटेगा ये नेगेटिव के साथ। और वेलोसिटी फंक्शन था हमारे पास 3t स्क्वायर माइनस 60 माइनस 9 dt और प्लस 3 से लेकर 4 तक ये 3t स्क्वायर माइनस 60 माइनस 9 dt। अच्छा याद रखें, इसी का इंटीग्रल जो है वो आपके पास ये मौजूद है, ठीक है। तो आपने दोबारा इसकी इंटीग्रेशन करने की ज़हमत नहीं करनी, आपने इसका इंटीग्रल जो है वो ये है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये बनता है। तो दोनों आपस में एंटी डेरिवेटिव होते हैं, तो आप इसके इंटीग्रल की जगह डिस्टेंस फंक्शन पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट की बात बता रहा हूँ, वरना अगर सॉल्व भी कर लें तब भी यही बनेगा। सो माइनस इंटू टी का क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस 9t, ये इंटीग्रल आ गया इसका 0 से 3 तक, प्लस t का क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस 9t 0 से लेकर 3 तक। अब अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप पुट करवाते हैं तो यहाँ पर बच्चों आपके पास ये बनता है
एस ऑफ टी इज़ इक्वल टू माइनस 3 का क्यूब 27 माइनस 3 इंटू 9 27 माइनस 9 3 ज़ा 27 माइनस ज़ीरो, लोअर लिमिट ज़ीरो। इसी तरह प्लस यहाँ पे बेटा मैंने 3 to 4 लिखना था, यहाँ पे 4 आएगा। अच्छा प्लस यहाँ पे बेटा अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो ये आता है 64, 4 का स्क्वायर माइनस 48 माइनस 9 4 ज़र 36, ये अपर लिमिट हो गई। माइनस लोअर लिमिट पुट करता हूँ, 3 पुट करूँगा तो ये आएगा 27 माइनस 27 माइनस 27। इस सारे को सॉल्व कर लें। सो एस ऑफ टी विल बिकम माइनस, ये कैंसिल हुआ, माइनस 27 प्लस इस सारे को अगर सॉल्व करते हैं तो ये आता है माइनस 20 प्लस 27, और मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये आता है 27 माइनस 20 प्लस 27, 54 माइनस 20 34। तो दिस विल बी योर फाइनल डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, चलते हैं इसके थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट है हमारे पास। एस ऑफ टी इज़ इक्वल टू 6 साइन पाई टी और इंटरवल है 1 से 3 तक। तो सबसे पहले तो आप इसकी वेलोसिटी फाइंड करें। वेलोसिटी इसकी क्या होगी, डेरिवेटिव ले लें इसका, तो यह आ जाएगा 6 कॉज पाई टी, और पाई टी का डेरिवेटिव पाई, यानी कि वेलोसिटी आ गई 6 पाई कॉज पाई टी। अब बच्चों टी की वो वैल्यूज़ आपने ढूंढनी है जहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये लिखेंगे फॉर टी पुट v इज़ इक्वल टू ज़ीरो मीन्स 6 पाई कॉस पाई टी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस पाई टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो मीन्स टी इज़ इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ पाई। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स पाई टी यहीं पे रह जाएगा और ये आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ ज़ीरो। ठीक है, और अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। सो यहाँ से बच्चों हमारे पास आ जाएगा टी इज़ इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय पाई। हम यहाँ से एक टी की वैल्यू निकालते हैं कि टी हमारे पास क्या आता है। ठीक है, यहाँ से कॉस इनवर्स ऑफ ज़ीरो और पाई भी डिवाइड हो गया, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कॉस इनवर्स ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय शिफ्ट पाई। सो दिस इज़ 0.5। सो यहाँ से हमें टी का एक आंसर मिल रहा है 0.5। लेकिन बच्चों याद रखें कि जो टी है, टी इज़ इक्वल्स टू 0.5 इज़ नॉट बिलोंग्स टू 1 2 3। इसका मतलब फिर इनके दरमियान कोई वैल्यू होगी, तो हम एक यूनिट और आगे ले जाते हैं हम टी को। नाउ टी इज़ इक्वल टू 1.5। ज़रा चेक करते हैं कि क्या टी की वैल्यू 1.5 पुट करने से भी ये आंसर ज़ीरो होता है। तो हम यहाँ देखें, लिखते हैं कॉज शिफ्ट पाई और साथ में क्या लिखते हैं 1.5। ठीक है, यस। तो टी की वैल्यू 1.5 एक यूनिट ऐड करने के बाद दिस इम्प्लाइज कॉज पाई ऑफ टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो वेलोसिटी, दिस इम्प्लाइज वेलोसिटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये चीज़ तो वेलोसिटी थी। तो बच्चों टी इज़ इक्वल टू 0.5 पे तो वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है, लेकिन वो हमारे इंटरवल में शामिल नहीं है। तो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो हमारे इंटरवल में शामिल हो। तो हमने 0.5 के अंदर 1 ऐड करवा कर देखा 1.5 भी हमारी इस वैल्यू को क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है। ठीक है, अच्छा अब आगे एक यूनिट और ऐड करवाते हैं। नाउ फॉर, हो सकता है एक यूनिट और ऐड करवाने से 2.5 भी हमारी वैल्यू को ज़ीरो प्रूव करता हो। तो हम यहाँ पर अब इंटरवल में वेलोसिटी में कॉस 2.5 और साथ में पाई ऐड करवाते हैं, देखते हैं कि क्या इससे ज़ीरो आता है। यस, इससे भी ज़ीरो आ रहा है। सो फॉर टी इज़ इक्वल टू 2.5 कॉज ऑफ पाई टी ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज वेलोसिटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर टू वैल्यूज़ इन दिस इंटरवल। सो यहाँ पे अगर मैं आपको एक लाइन लगा के समझाऊँ तो वेलोसिटी हमारे पास 1 और 3 के दरमियान 2 पॉइंट जगह पे ज़ीरो है। एक है 1.5 पे और फिर है 2.5 पे। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होगा, हमने अपने इंटरवल को, ठीक है, अच्छा अब देखना है कि इनमें से पॉजिटिव कहाँ पे और नेगेटिव कहाँ पे है, क्योंकि अब तो दो वैल्यूज़ आ गई। तो अब 1 और 1.5 के दरमियान कोई एक वैल्यू लेते हैं। लेट से हम यहाँ पर t की वैल्यू 1.4 ले रहे हैं। चलें 1.5 के दरमियान चेक करते हैं कि कि हमारी वेलोसिटी क्या आती है। कॉज 1.4 शिफ्ट के साथ पाई, ये तो बच्चों नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब कि इस इंटरवल में हमारी वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। ज़रा इसके दरमियान देखते हैं 1.5 और 2 के दरमियान, 2.5 के दरमियान। अपनी चॉइस का कोई नंबर ले, मैं 1.6 ले रहा हूँ। तो कॉज वेलोसिटी में यहाँ पे 1.6 पुट करें, कॉज 1.6 शिफ्ट के साथ पाई। तो बच्चों ये तो पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है। इसमें चेक करते हैं 2.5 से 3 के दरमियान 2.7 ले लें। तो कॉज
2.7 शिफ्ट के साथ पाए। ये मैंने वेलोसिटी फंक्शन में पुट किया, आंसर आ रहा है नेगेटिव। इसका मतलब कि ये यहाँ पे फिर नेगेटिव हो रही है। तो इंटीग्रेशन जो है वो इसकी कुछ यूँ होगी। अब इंटीग्रल आपका टूटेगा, इंटीग्रल आएगा एस ऑफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 to 1.5 नेगेटिव के साथ वेलोसिटी फंक्शन कॉस पाई टी डी टी, फिर प्लस के साथ 1.5 से 2.5 कॉस पाई टी डी टी, और फिर माइनस के साथ 2.5 से 3 तक कॉस पाई टी डी टी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अब आपने सॉल्व करना है। अब आगे इसको सॉल्व कर लें तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। माइनस इसका इंटीग्रल करते हैं बच्चों, तो कॉस का इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास, वो होता है साइन पाई टी। ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने 6 पाई नहीं लिखा, तो 6 पाई जो है वो ये वेलोसिटी का हिस्सा है। ठीक है, अगर यहाँ पर भी मैं पुट करवा दूँ ना इसमें 6 पाई वाले फंक्शन में भी, तब भी आपके पास ये नेगेटिव पॉजिटिव इसी तरह से रहेगा। ठीक है, क्योंकि 6 एक पाई पॉजिटिव नंबर है, वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर खाली कॉस पाई टी के साथ मल्टीप्लाई कराया है, अगर मैं यहाँ पे पीछे 6 पाई भी लिख दूँ ना, तब भी यहाँ पे आंसर नेगेटिव ही रहना है। ठीक है, ये मैं ठीक है, तो इससे नेगेटिव पॉजिटिव पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों मुझे 6 पाई लिखना चाहिए था। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 6 पाई क्योंकि हर एक के साथ आना था, वो मैं कलेक्टिवली यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, अब यूँ समझ लें कि 6 पाई जो है वो कॉमन चल रहा है, ये 6 पाई जो है वो कॉमन चल रहा है, और बाकी सारा काम इस ब्रैकेट के अंदर हो रहा है। हर एक का मैंने 6 पाई कॉमन ले लिया। माइनस इसका इंटीग्रल बच्चों क्या आएगा आपके पास, वो आएगा साइन पाई टी बाय पाई 1 से 1.5, प्लस इसका भी इंटीग्रल क्या आएगा, साइन पाई टी बाय पाई 1.5 से 2.5, फिर माइनस इसका भी इंटीग्रल क्या आएगा, साइन पाई टी बाय पाई 2.5 से 3। अब बच्चों आप देख रहे हैं हर एक में पाई कांस्टेंट है, वो भी बाहर निकाल लें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, एस ऑफ टी 6 पाई ओवर पाई, और ब्रैकेट के अंदर अब ये कहानी चलेगी। पहले आप पुट करवाएं माइनस साइन पाई 1.5 पाई माइनस साइन पाई, पहले मैंने टी की जगह 1.5 और फिर 1, इसी तरह यहाँ पर साइन 2.5 पाई माइनस साइन 1.5 पाई, फिर माइनस साइन 3 पाई माइनस साइन 2.5 पाई, इस तरह से बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लें कि क्या करना है हमने, कि ये 6 और पाई तो कैंसिल होके क्या रह गया, 6 रह गया। यहाँ पे डिस्टेंस फंक्शन चल रहा है। अच्छा, अब माइनस के साइन 1.5 ब्रैकेट से साइन चेंज करवा रहा हूँ, प्लस साइन पाई हो जाएगा, प्लस के साइन 2.5 पाई हो जाएगा, माइनस के साइन 1.5 पाई हो जाएगा, और माइनस के साइन 3 पाई हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस साइन के 2.5 पाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे 6 कोई ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, माइनस का साइन 1.5 पाई माइनस का साइन 1.5 पाई क्या बन जाएगा, माइनस का। अच्छा 1.5 का मतलब क्या है, 1.5 का मतलब है 3 पाई बाई 2 या 3/2, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ -2 साइन 3 पाई बाई 2, प्लस क्योंकि अब ये देखें मैं इन पे डॉट्स लगा रहा हूँ कि ये मैंने सॉल्व कर लिए हैं। अच्छा साइन पाई और कोई साइन पाई नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई, फिर आएगा साइन 2.5, साइन 2.5 होता है साइन 5 पाई बाई 2, सो ये साइन 5/2 और ये साइन 5/2 ये बन जाएंगे आपके पास प्लस के 2 साइन 5 पाई बाई 2। ये दोनों भी बच्चों सॉल्व हो गए, ये भी सॉल्व हो गया, कौन रह गया, ये साइन 3 पाई। अब इनकी वैल्यू ज़रा देखें, ये आ रहा है 6 साइन 3 पाई बाई 2, साइन 270 ये होता है -1। ठीक है, सो ये आपके पास आ जाएगा -2 इंटू -1। ठीक है, साइन 180 ज़ीरो होता है, ख़त्म हो गया। साइन 5 पाई बाई 2 5 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 2 साइन 450 डिग्रीज़ में होता है आपके पास साइन 450, दिस इज़ 1। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा +2 इंटू 1, और साइन 3 पाई, पाई की जितनी रोटेशन है उन पे साइन ज़ीरो होता है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, सिर्फ ये दोनों वैल्यू सॉल्व होंगी और ये आएगा। अब जहाँ ज़रा देखिएगा 6 है, -2 इंटू -1 +2, और ये भी +2, कितने हुए, 2 और 2 4, 4 × 6
24, ये आपके पास फाइनल आंसर है। इसका आंसर 12 नहीं आता, इसका आंसर 24 आता है। चलते हैं स्टूडेंट्स अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बस इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि आपको वेलोसिटी 0 मिलेगी टू 0.5 पे, जो आपके इंटरवल में नहीं आती, फिर आपने 1 यूनिट ऐड करवाना है। तो ये दो वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट 3.5 पे भी 0 है, लेकिन वो 0 और 3 के दरमियान नहीं आता। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, इस इट टेक्स अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग ऑफ 0.5 मीटर, फाइंड द वर्क डन इन द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग 0.6 मीटर बियॉन्ड इस नेचुरल लेंथ। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे एक बात आपने समझनी है कि जहाँ भी स्प्रिंग का हिसाब आ जाए तो वहाँ पे आपके पास हुक्स लॉ यूज़ होता है, और हुक्स लॉ होता है आपके पास हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स लॉ ये आपके पास होता है बच्चों, F इज इक्वल्स टू के एक्स, वेयर के इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अच्छा, अब यहाँ पर दो बातें आपने याद रखनी है। इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जहाँ पर स्प्रिंग अपनी इनिशियल हालत में होता है, जहाँ पे उसकी लेंथ ख़त्म होती है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, यानी उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही होती, ठीक है। यहाँ पे उसमें आपने याद रखना है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आपके पास हम 0 कंसीडर करते हैं। अब एक स्प्रिंग है बच्चों जिसकी अपनी लेंथ कितनी है 0.5, यानी कि 0 से लेकर 0.5 यहाँ तक मेरे बच्चों वो आपके पास अपनी नेचुरल लेंथ में है 0.5। तो यहाँ पे ये जो 0.5 है ये इसका इनिशियल पॉइंट माना जाएगा, यानी इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है। इससे नीचे अब वो कह रहा है कि हम इसे 0.6 तक लेकर जा रहे हैं, तो 0 से 0.6 तक जब ये डाउनवर्ड आएगा तो ये आपने जो फाइंड करना है ये आपका इंटीग्रल होगा। तो ये 0.5 उन्होंने आपको इसकी नेचुरल लेंथ दी हुई है कि ये शामिल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ हेल्प करेगी आपको के फाइंड करने में, लेकिन ये आपके पास लिमिट नहीं कंसीडर होगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं। हमारे पास वर्क डन का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, W इज इक्वल्स टू 0 टू A नॉट या A KX dx, ठीक है, KX dx, ये हमारे पास बच्चों फार्मूला है। सो हम यहाँ पर सबसे पहले K निकालते हैं। फॉर F इज इक्वल्स टू KX, K इज इक्वल्स टू F बाई X। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो F है आपके पास 50 न्यूटन, X आपको इनिशियल लेंथ 0.5 दी हुई है। अगर आप इनको डिवाइड करते हैं तो K की वैल्यू आपके पास आ जाती है 100। नाउ W इज इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ 0 टू 0.6 और KX dx, तो ये बनेगा आपके पास 0 से 0.6, K की जगह 100 था वो मैं बाहर लिख रहा हूँ, X dx आ जाएगा। ये बनेगा बच्चों आपके पास, चलें यहाँ इसको नीचे करते हैं, W इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स स्केयर बाई 2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 0 से 0.6, लिमिट पुट करवाएं 50 इंटू 0.6 का स्क्वेयर माइनस 0। सो W इज इक्वल्स टू 50। अगर कैलकुलेटर ना हो तो आप इसको लिख सकते हैं 6/10 होल स्क्वेयर, मज़ीद करेंगे तो ये बनेगा 50 इंटू 36/100, और ये बन जाएगा आपके पास 52 ज़र और 36 2 ज़र डिवाइडेड बाई 2 इज़ 18, और वर्क का यूनिट होता है जूल। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। चलते हैं क्वेश्चन 14 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 14 है हमारे पास, कहता है अ फोर्स F इज इक्वल टू 3/2 x पाउंड is needed to stretch 10 inch spring and additional x inches. Find the work done in stretching the spring 16 inches. अच्छा, वो कह रहा है कि एक स्प्रिंग है जिसकी अपनी लेंथ कितनी है, वो है बच्चों 10 इंचेस, ठीक है। यानी कि स्प्रिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट में 10 इंचेस, यानी यहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो है 0। अब वो कह रहा है कि 16 इंचेस हम इसको बिलो लेकर आते हैं, ठीक है। 16 इंचेस अगर बिलो लेकर आएँ तो फिर बताएं आपके पास क्या होगा वर्क डन। तो बच्चों यहाँ पर हमें के की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें के खुद से दिया गया है 3/2। हेयर के इज़ गिवन, हमने सिर्फ इंटीग्रेट करना है। वर्क डन इज़ इक्वल टू इनिशियल 0 टू 16, ठीक है। 10 टू 16 नहीं करना, 10 उसकी इनिशियल हाइट है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाएगा, वो 0 होगी। 3/2x dx, सो ये बन जाएगा आपके पास 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 16x dx। W इज़ इक्वल टू 3/2 x स्क्वायर बाई 2 0 to 16, दिस विल बी 3/4 16 स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर, लिमिट पुट करवा दी है हमने, आसान सा इंटीग्रल था 0/4 256। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये आता है आपके पास 192 जॉल्स। दिस इज़ योर क्वेश्चन 14। चलते हैं 15 पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक है व्हाट इज़ कंज्यूमर सरप्लसेस एंड प्रोड्यूसर सरप्लसेस। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, सादे से लफ्ज़ों में बता देता हूँ। कंज्यूमर सरप्लसेस से मुराद कंज्यूमर का फ़ायदा यानी ख़रीदने वाले का फ़ायदा, और प्रोड्यूसर सरप्लसेस से मुराद प्रोडक्शन करने वाले का फ़ायदा, ठीक है, यानी कि जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका फ़ायदा, यानी कि यूँ समझ लें कि व्यापारी का फ़ायदा और ये है ख़रीदार का फ़ायदा।
सरप्लसेस का मतलब फ़ायदा होता है। अच्छा, कंज्यूमर सरप्लसेस कब होता है, यानी कंज्यूमर को फ़ायदा कब होता है? बच्चों, कंज्यूमर को फ़ायदा एक डेली रूटीन इकोनॉमिक साइंस है कि आप जब कोई चीज़ खरीदते हैं आपको फ़ायदा कब होता है? जब वो चीज़ आपको मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पे मिलती है तो आपका फ़ायदा होता है, ठीक है? यानी कि जितनी कीमत आप घर से सोच के जाते हैं, अगर आप उससे कम कीमत पे कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं तो वो आपको कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है, ठीक है? यानी उसमें कंज्यूमर का फ़ायदा है। तो फिर क्या फ़ार्मूला बना कंज्यूमर सरप्लस का? कंज्यूमर सरप्लस का फ़ायदा हुआ, फ़ार्मूला हुआ कि प्राइस विलिंगलेस टू पे माइनस मार्केट प्राइस, यानी कि कीमत जो आप घर से सोच कर गए थे, यानी कुर्बानी के दिनों की मिसाल ले लेते हैं। आप घर से जाते हैं एक जानवर खरीदने के लिए और आपका माइंड होता है कि हमने 2 लाख रुपए में एक जानवर खरीद कर लाना है, ठीक है? यानी आप विलिंग होते हैं 2 लाख रुपए पे करने के, यानी 2 लाख खर्च करने में। लेकिन आप मार्केट जाते हैं, मंडी जाते हैं और वहाँ से आपको जानवर मिल जाता है 1,80,000 रुपए का, ठीक है? तो फिर इसका मतलब आपको कंज्यूमर सरप्लस हो गया, आपको तो फ़ायदा हो गया। जितनी कीमत आप विलिंग थे पे करने की, उसमें से आपको मार्केट वैल्यू से कम में जो है वो मिल गई, ठीक है चीज़। तो अब यहाँ पर फार्मूला होगा प्राइस विलिंगलेस टू पे माइनस मार्केट प्राइस। कंज्यूमर का फ़ायदा तब होता है। इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, फ़ायदा होगा आपको, कंज्यूमर सरप्लस इज़ दी जी स्टूडेंट्स, तो कंज्यूमर सरप्लस की क्या डेफिनेशन है कि कंज्यूमर सरप्लस में एक कंज्यूमर को एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है कि जब कंज्यूमर जो है वो कोई भी गुड या सर्विस, कोई भी चीज़ या खिदमत, कंज्यूमर के इकोनॉमिक्स के अंदर गुड्स और सर्विसेज का कॉन्सेप्ट होता है। आप पैसों के एवज़ या तो कोई चीज़ खरीद सकते हैं या फिर किसी की खिदमत खरीद सकते हैं, ठीक है? When consumer receive or able to buy a good or services for price lower than the maximum price they are willing to pay, जितनी कीमत वो जहन बना कर बैठा होता है कंज्यूमर, अगर उसे उससे कम कीमत पे कोई चीज़ मिल जाती है तो फिर कंज्यूमर का फ़ायदा होता है, उसको कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। और इसका फार्मूला होता है बेटा इंटीग्रेशन में 0 to x नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस पी नॉट एक्स नॉट। जो आपकी बुक में फार्मूला लिखा हुआ है वो गलत है, उसको आप ठीक कर लें। कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला है इंटीग्रेशन 0 to x नॉट, ठीक है, डिमांड प्राइस, डिमांड ऑफ दी वैल्यूज़ माइनस पी नॉट एक्स नॉट। अब यहाँ पी नॉट क्या है? पी नॉट आपके पास जो है वो प्राइस है, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस है। मैं यहाँ लिख देता हूँ पी नॉट इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। और ये एक्स नॉट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है या इक्विलिब्रियम वैल्यू है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कब होता है मार्केट में? जब सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाते हैं तो फिर हम इक्विलिब्रियम उसको बोल देते हैं। अब चलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। हाँ जी, प्रोड्यूसर सरप्लस, बेचने वाले का फ़ायदा कब होता है? इसकी मिसाल हम रखते हैं एक किसान की। एक किसान जब कोई फसल काश्त करता है और उसे मार्केट में बेचने के लिए जाता है, ठीक है, क्योंकि किसान एक प्रोड्यूसर है, उसने कोई फसल काश्त की है और उसे मार्केट में बेचने के लिए जाता है। मार्केट का रेट उसने माइंड बनाया होता है कि गंदम का रेट चल रहा है 3400 रुपये मन, ठीक है, मार्केट में। लेकिन वो मार्केट में जाता है और उसको 3600 रुपये में फ़रोख्त करने के फ़रोख्त कर देता है। तो इसका मतलब फिर मार्केट प्राइस से उसने ज़्यादा वैल्यू पे सेल कर दी, तो इसका मतलब अब प्रोड्यूसर को फ़ायदा हो गया। तो ये है प्रोड्यूसर सरप्लस। इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस इज़ दी
जी स्टूडेंट्स, तो प्रोड्यूसर सरप्लस की डेफिनेशन ये है कि जब कोई बेचने वाला अपनी कीमत को या उस शय को मार्केट वैल्यू से ज़्यादा कीमत पर बेच दे तो उसको फ़ायदा होता है, उसे प्रोड्यूसर सरप्लस। सरप्लस का मतलब फ़ायदा है। इसका फार्मूला है बच्चों प्रोड्यूसर सरप्लस का पी नॉट एक्स नॉट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई यानी एस एक्स डी एक्स। सो यहाँ पे आप चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 15 को और देखते हैं कि ये पी नॉट एक्स नॉट क्या है। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कहा गया है फाइंड द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लसेस वेयर एस एक्स इज 24 एंड डी एक्स इज दिस। सबसे पहले तो हमें एक्स नॉट निकालना है, इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। सो हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कब होता है मार्केट में, जब सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाए। तवाज़न कब होता है, जब सप्लाई और डिमांड आपस में इक्वल हो जाए। सो हम एस एक्स इज इक्वल टू डी एक्स रखेंगे। यहाँ से हमारे पास 100 माइनस 2x इज इक्वल टू 24। सो क्या बनेगा बच्चों, 100 माइनस 24 इज इक्वल टू 2x और x का आंसर हम 24 माइनस करें 100 में से तो आता है हमारे पास 76 इज इक्वल टू 2x और x का जो आंसर है वो हमारे पास आ रहा है 38। ठीक है बच्चों, ये x नहीं है बल्कि ये अब हमारे पास x नॉट है। इसके रिस्पेक्ट से अब हमने प्राइस फाइंड करनी है। तो x नॉट क्योंकि इनका कॉमन सोल्यूशन है, किसी एक में भी पुट करके आप p निकाल सकते हैं। p नॉट जो है वो sx भी होता है, p नॉट dx भी हो सकता है। किसी एक में पुट करें और आपका p नॉट निकाल लें। तो p नॉट क्या होगा हमारे पास, हम एस एक्स में पुट कर रहे हैं, एस एक्स नॉट, यह आ जाएगा हमारे पास 24, क्योंकि इसमें तो वैल्यू पुट नहीं हो रही। यहाँ पे पुट करेंगे तो तब भी 24 ही मिलेगा, तो पी नोट आ गया 24। अब बच्चों हमने फाइंड करना है यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लसेस, ठीक है। पहली चीज़ जो हम फाइंड करने जा रहे हैं वो है कंज्यूमर सरप्लस। तो क्या फार्मूला होगा, सी एस का हम पढ़ के आए हैं, कंज्यूमर सरप्लस इज इंटीग्रेशन 0 टू एक्स नॉट। एक्स नॉट की जगह क्या आएगा 38 डी एक्स, ठीक है, माइनस पी नॉट एक्स नॉट। चलें वैल्यूज पुट करते हैं, क्या आएगा हमारे पास, सी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 38 डी एक्स की जगह क्या रखेंगे 100 माइनस 2x माइनस पी नॉट एक्स नॉट की जगह 24 इंटू 38। अब बच्चों सी एस इज इक्वल टू 100x माइनस एक्स स्केयर बाई 2 और साथ में ये 2 भी है, 0 टू 38 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आता है 912। अब सी एस इज इक्वल टू दिस इज़ 100x माइनस एक्स स्केयर 0 टू 2 माइनस 912, ये कैंसिल आउट हो गए हैं 2 और 2। लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिर्फ अपर ही पुट होगी, लोअर तो हो नहीं सकती क्योंकि सारा जीरो हो जाएगा। तो 100 टू ज़ा 200 माइनस अच्छा 2 नहीं है 38 है यहाँ पे, अच्छा 100 इंटू 38 3800 माइनस 3800 का स्क्वेयर 1444 माइनस 912। अगर आप इस सारे को सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे तो ये आपके पास आता है बच्चों 3800 माइनस 1444 माइनस 912, दिस इज़ 1444। सो दिस इज़ दी कंज्यूमर सरप्लसेस। अब चलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड करते हैं। सो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या आएगा बच्चों, पी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, सॉरी पहले आएगा पी नॉट एक्स नॉट माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 38 यानी 0 टू एक्स नॉट एस एक्स डी एक्स। सो पी एस इज इक्वल टू 24 इंटू 38 माइनस एस एक्स की इंटीग्रेशन करते हैं तो बेटा 24x आएगी क्योंकि 24 हमारे पास एस एक्स था। लिमिट पुट करवाएं, ये बनेगा 912 माइनस 24 इंटू 38, ठीक है, और 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। सो 912 माइनस 912, ये भी 912, आंसर क्या आ रहा है 0। तो जब कंज्यूमर को सरप्लस हो रहा है तो इसका मतलब फिर प्रोड्यूसर को सरप्लस नहीं होगा। ये आ गया बच्चों आपके पास। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास एस एक्स ये है और डी एक्स ये है। हमें सबसे पहले इक्विलिब्रियम फाइंड करनी है प्राइस, तो एस एक्स इज इक्वल टू डी एक्स रखेंगे। यहाँ से हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8 हो जाएगा। इसी को आगे लेकर चलते हैं, एक्स का स्केयर प्लस एक्स माइनस 4 माइनस 8 इक्वल टू 0। सो एक्स का स्केयर माइनस प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम मिड टर्म ब्रेक करें ना तो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, मिड टर्म ब्रेक कर लीजिएगा, वो आता है एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से दो प्राइसेस आती हैं, एक आती है प्लस 3 और दूसरी आती है माइनस 4। तो प्राइस तो नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी, तो हम 3 को लेट करेंगे। सो फॉर एक्स इज इक्वल टू 3 हम निकालते हैं पी ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। तो पी नॉट जो है बच्चों वो हम इसमें पुट करें एक्स या इसमें पुट करें, किसी एक में एस एक्स नॉट पुट कर लेते हैं। तो एक्स स्केयर की जगह हम 3 पुट करते हैं माइनस 4, 9 माइनस 4 ही कितना आ गया 5, पी नॉट 5 आ गया आपके पास और एक्स नॉट है बच्चों आपके पास 3, ठीक है। चलें अब हम फाइंड करते हैं कंज्यूमर सरप्लस।
कंज्यूमर सरप्लस। जब कंज्यूमर सरप्लस फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास होगा सी एस इज इक्वल्स टू 0 to 3 dx माइनस पी नॉट एक्स नॉट। तो सी एस इज इक्वल्स टू 0 to 3 dx क्या है हमारे पास, dx है बच्चों हमारे पास माइनस एक्स प्लस 8 और पी नॉट एक्स नॉट है हमारे पास 5 into 3। सो ये आ जाएगा सी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इसकी करते हैं 0 to 3 माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to 3 8 dx माइनस 15। इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। सो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 3 प्लस 8x 0 to 3 माइनस के 15। दिस विल बिकम माइनस 9 बाई 2 बिकॉज ज़ीरो तो पुट नहीं होगा, प्लस 8 3 ज़ा 24, यहाँ पे भी ज़ीरो पुट नहीं होगा, माइनस 15। इस सारे को अगर हम सॉल्व कर लें तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 24 माइनस 15 करें तो ये आपके पास आता है प्लस 9 और 9 बाई 2 आपके पास फाइनल आंसर है, और आप इसको 4.5 भी लिख सकते हैं। ये है आपके पास कंज्यूमर सरप्लस। अब चलते हैं इसका प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड करते हैं जी। तो बच्चों प्रोड्यूसर सरप्लस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस ये बच्चों हमारे पास पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्स नॉट माइनस इंटीग्रेशन 0 to 3 एस एक्स। सो पी एस इज इक्वल्स टू ये तो 15 आ जाएगा आपको पता है, माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to 3 एस एक्स की जगह बच्चों यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स। सो पी एस इज इक्वल्स टू 15 माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4x 0 to 3। लिमिट पुट करवाते हैं बच्चों इसमें नेक्स्ट स्टेप में। सो ये हमारे पास आ जाएगा पी एस इज इक्वल्स टू 15 माइनस अपर लिमिट अगर पुट करवाएं तो वो आ जाएगा 27 बाई 3 माइनस 12 ये अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट करवाते हैं तो वो ज़ीरो हो जाएगी सारी। सो बच्चों पी एस इज इक्वल्स टू 15 माइनस 27 बाई 3 तो 9 माइनस 12 होता है, ये आ जाएगा 15 माइनस इंटू माइनस 3 एंड दिस विल बी 18। सो प्रोड्यूसर सरप्लस इज 18। चलते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में हमारे पास एस एक्स है 2x स्क्वायर प्लस 3x और डी एक्स है 36 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इक्विलिब्रियम प्राइस निकालनी है जिसके लिए हम सप्लाई और डिमांड फंक्शन को इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को आगे लेकर चलते हैं, ये इम्प्लाइज दैट का साइन है जो कि कॉन्टिन्यूटी को शो करता है। अब बच्चों यहाँ पे 2x का स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3x है माइनस 36 इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। यहाँ से बच्चों हम अगर 3 से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को तो बनता है x का स्क्वायर प्लस x माइनस 12। और ये हमारे पास अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं इसके मिड टर्म ब्रेक आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर आप इसके मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो आपके पास आएगा x माइनस 3 और x प्लस 4, ठीक है। और यहाँ से आपको x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक x आपका प्लस 3 होगा, दूसरा x आपका माइनस 4 होगा। तो प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकती, हम यहाँ पे x इज इक्वल्स टू प्लस 3 को ही अपरेट करवाएंगे, ठीक है। अच्छा अब बच्चों ये तो x3 आ गया, सॉरी x आ गया। अब इसकी मदद से हमने पी नॉट निकालना है। तो पी नॉट में हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन के अंदर क्योंकि ये x कॉमन सोल्यूशन है तो आप इसमें या इसमें पुट करके पी नॉट निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे पी नॉट निकाल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। मैं इसमें x की जगह 3 पुट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़र 18, 18 प्लस 6, 18 प्लस सॉरी 18 प्लस 9, ठीक है, 3 3 ज़र 9, 18 प्लस 9 करेंगे तो आपके पास पी नॉट जो है वो 27 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास अब एक्स नॉट भी है और पी नॉट भी है। तो चलें कंज्यूमर सरप्लस फाइंड करते हैं। यहाँ लिखते हैं कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस जबकि हमारे पास एक्स नॉट जो है वो 3 है, विद एक्स नॉट इक्वल्स टू 3 एंड पी नॉट इक्वल्स टू 27। तो कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला क्या था, सी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू एक्स नॉट यानी कि 0 to 3 dx यानी डिमांड फंक्शन माइनस पी नॉट एक्स नॉट। सो सी एस इज इक्वल्स टू 0 to 3 dx क्या है बच्चों हमारे पास 36 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस पी नॉट एक्स नॉट की जगह 27 इंटू 3 आ जाएगा।
फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ। 36 की इंटीग्रेशन होगी 36x, और x स्क्वेयर की होगी x³/3, और इनकी लिमिट्स हैं 0 से 3 माइनस 81। ठीक है, अब बच्चों जब हम लिमिट पुट करवाएंगे तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ अपर लिमिट पुट होगी, लोअर लिमिट में जब पुट करवाया जाएगा x की जगह तो दोनों x हैं ये 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ अपर लिमिट ही यहाँ पे आपने पुट करनी है। तो ये आ जाएगा आपके पास 36 × 3 माइनस 3 का क्यूब यानी कि 27/3। बाकी सारा आगे -0 हो जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, -81। सो कंज्यूमर सरप्लस आपके पास आ जाएगा 108 -9 -81। और बच्चों आपके पास इसका जो फाइनल आंसर होगा कंज्यूमर सरप्लस का, वो होगा आपके पास 108 -9 -81 कर लें, 108 -9 -81, तो ये 18 आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ दी 18। ये आपके पास कंज्यूमर सरप्लस है। अब इसका प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रोड्यूसर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस x0 है हमारे पास 3 और p0 है हमारे पास 27, और प्रोड्यूसर सरप्लस का फार्मूला हमारे पास होता है p0 x0 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 3 sx dx। सो प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल्स टू 27 × 3 माइनस 0 to 3 इंटीग्रेशन sx की जगह आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x dx। अगले स्टेप में बच्चों प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल्स टू 81 माइनस, अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये x³/3 यानी कि 2x³/3 बनता है, और यहाँ पे आपके पास बच्चों 3x²/2 बनता है। ये इंटीग्रेशन हो गई इसकी। नाउ प्रोड्यूसर सरप्लस 81 माइनस, यहाँ पे भी बच्चों अपर लिमिट ही पुट होगी, ज़रा गौर से देखिएगा। 3 का क्यूब 27, 27 2 ज़र 54, ठीक है, 54/3 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़र 27, 27/2, और आगे -0 कर दें क्योंकि लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ ये 0 हो जाएंगी। सो 81 माइनस, अगर आप इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये 18 से कैंसिल आउट होता है, प्लस 27/2। नेगेटिव साइन ओपन करें, यहाँ पे PS लिखते जाएं। 81 माइनस 18 माइनस 27/2। फर्दर अगर देखते हैं तो 81 में से 18 निकाल दें तो ये आता है 63 माइनस 27/2। और अगर आप कैलकुलेटर पे, आपके पास अगर कैलकुलेटर अच्छे वाला है तो आप डायरेक्ट फ्रैक्शन पुट कर सकते हैं, 63 माइनस 27/2। सो ये आएगा बच्चों 99/2। सो प्रोड्यूसर सरप्लस का आंसर है आपके पास 99/2, और 49.5 भी आप लिख सकते हैं। ये है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन 16 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 16 है हमारे पास। क्वेश्चन 16 है हमारे पास। फाइंड द टोटल रेवेन्यू ऑब्टेन्ड इन 4 years इफ़ द रेट इंक्रीज इन डॉलर पर ईयर इज़ दिस। दिस इज़ अ रेवेन्यू फंक्शन, ठीक है, और हमने इंटीग्रेट करना है इसे 0 ईयर से 4 ईयर तक। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रेवेन्यू फंक्शन r इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 years, और इंटीग्रेशन है ft की जो कि आपके पास है 200 × t-5 dt। नेक्स्ट r इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 200 t कर लें माइनस 100 × 5, आप इसको 1000 कर सकते, बल्कि नहीं, यहाँ पे तो बच्चों ये t-5 का स्क्वायर है। सो यहाँ पे ना हमें मल्टीप्लाई से पहले यहाँ फार्मूला ओपन करेंगे a-b होल स्क्वायर, जो कि होगा t का स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स t और प्लस 25 dt। ठीक है, अब ये 200 जो है ये कांस्टेंट है, आप इसे बाहर लिख लें, और इंटीग्रेशन 0 to 4 लिख कर ना t का स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स t प्लस 25 dt इस तरह से लिख लें। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करें इस फंक्शन के ऊपर, तो ये आ जाएगा r इज़ इक्वल टू 200, ब्रैकेट लगाएं। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चों, t³/3, इसकी होगी 10 × t²/2, और इसकी होगी 25t, और लिमिट्स हैं 0 से 4। लिमिट्स अप्लाई करवा दें तो सिर्फ अपर लिमिट पुट होगी, जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हर जगह पे t मौजूद है जो कि 0 हो जाएगा। सो r इज़ इक्वल टू 200
सिर्फ अपर लिमिट पुट करेंगे, 4 का क्यूब होता है 64/3 माइनस 16, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 रह जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 5 इंटू टी का स्क्वायर 16 इंटू 5 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस 25 इंटू 4 आ जाएगा, और लोअर लिमिट पुट करवाने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये बनेगा r इज़ इक्वल्स टू 200 इंटू 64/3 माइनस 80 प्लस 100। सो r इज़ इक्वल्स टू 200 64/3 प्लस 20, ठीक है। और अब इसको अगर हम सॉल्व करें कैलकुलेटर पर, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं 64/3 प्लस 20, दिस इज़ 124/3, ठीक है। सो 200 इंटू 124/3, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 200 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 8266.66, ठीक है जी। ये है बच्चों आपके पास इसका फाइनल आंसर। चलते हैं इसके क्वेश्चन 17 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 17 में हमने टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है अब 8 ईयर्स के लिए, और फंक्शन हमारे पास ये है। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है कि रेवेन्यू फंक्शन r इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 8 ईयर्स, और फंक्शन है 600 इंटू 1 + 3t होल पावर 1/2 dt, ठीक है। तो चलें यहाँ पे r इज़ इक्वल टू 600 को हम बाहर लिख लेते हैं, 0 to 8 ईयर्स 1 + 3t की पावर 1/2 dt। तो किस तरह से हम सॉल्व किया करते हैं, पावर रूल लगाते हैं इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या कहता है, 1 + 3t की पावर 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1, और इंटरनल का डेरिवेटिव डिवाइड कर दें 3, और लिमिट है 0 से लेकर 3 तक। अब यहाँ आ जाएगा r इज़ इक्वल टू 600 1 + 3t की पावर 3/2, और यहाँ पर बच्चों ये बनेगा 3/2 इंटू 3, और होल लिमिट है 0 से 3 तक। अब ये क्या बन रहा है बच्चों, ये तो बन रहा है आपका 9/2, जो कि बाहर जाके 2/9 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, ये आ जाएगा r इज़ इक्वल टू 2/9 इंटू 600, ठीक है। और लिमिट है 1 + 3t की पावर 3/2, 0 से 8 है, ठीक है, 0 से 8। r इज़ इक्वल टू, इसको अगर देखें तो ये कैंसिल होता है बच्चों, ठीक है। हम यहाँ पे देख लेते हैं इसकी फ्रैक्शन क्या बनती है, 1200/9 ये हमारे पास बनता है 400/3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 400/3, और इसमें लिमिट पुट करवाएं, अपर लिमिट पुट कर रहे हैं पहले, 1 + 8 3 = 24 होल पावर 3/2 माइनस 1 + 0 की पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 400/3 25 को मैं लिख रहा हूँ 5 का स्क्वायर 3/2, और ये है 1। अब r इज़ इक्वल टू 400/3, ये 2 और 2 कैंसिल हुआ, 125 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 400/3 इंटू 124। अब मज़ीद अगर इसको देखें, मैं 124 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बच्चों मेरे पास बनता है 16,533.33। सो जो मेरे पास r का आंसर आ रहा है वो होगा 16,533.33, ठीक है। तो आपने कैलकुलेटर अच्छे वाले इस्तेमाल करने, इंशाल्लाह ये आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 18 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द लाइन 1.5। ये बच्चों मेरे पास एक ग्राफ है जो कि x³ - 2x + 1 का है, और ये ग्राफ मैंने कैसे बनाया है इसके लिए मैं आपको सॉफ्टवेयर बता देता हूँ। गूगल पे आप लिखेंगे मैथ वे पे आपको एक साइट मिल जाएगी, वो साइट एक बिल्ट इन कैलकुलेटर है, उसमें आप ये वाला फंक्शन इनपुट करेंगे तो आपको इसकी डोमेन, रेंज, इसका ग्राफ सब कुछ बना कर दे देगा। ग्राफ बनाने का मकसद क्या है, हमने क्वेश्चन में देखना है कि हमें कहा गया है कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रहना है, और हमारे पास जो बाउंड्री लाइन है वो है x = 1.5 की लाइन। अब x = 1.5 की लाइन, हमारे पास एक लाइन है जो पैरेलल टू y एक्सिस है। तो बच्चों ये पैरेलल टू y एक्सिस x.1.5 की लाइन है, और ये हमारे पास ग्राफ है। आप देख रहे हैं कि मैं इनिशियली पहले भी डिस्कस करके आ चुका हूँ
कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में जब ग्राफ इन्वॉल्व हो जाए तो हमारा फंक्शन वहाँ पे कट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। देखें अब ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है और ये पॉइंट है 1। इसका मतलब इससे बात नीचे जा रही है दोबारा, ठीक है, और बात जा रही है चौथे क्वाड्रेंट में, और उसके बाद जब उठ के वापस आ रही है तो वो जो पॉइंट दोबारा कट कर रहा है वो 1.5 के बाहर है, ठीक है। तो हमने तो 1.5 तक रहना है। तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, 0 से लेकर यहाँ इस पॉइंट तक, ये 1 है, मैं बताता हूँ 1 कैसे आया। 0 से लेकर 1 तक का जो एरिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उसके बाद बात जा रही है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए 1.5 की लाइन को क्रॉस करके वो जा रही है। तो इसका मतलब आपने तो 1.5 तक रहना है, तो 1.5 तक जो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बनता है वो 0 से 1 के दरमियान में आ रहा है, ठीक है। अब देखें कि ये 1 आया कैसे। हमारे पास पॉलिनोमियल थी x में जो कि एक्स क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 1 थी। हमने इसके रूट्स फाइंड किए हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन लगाएं तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1, p ऑफ 1 पुट करें तो आपका आंसर 0 आता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज रूट। अब अगर ये रूट है तो इसका मतलब पॉलिनोमियल आपकी 0 होगी इस पॉइंट पे, तो ये है वो पॉइंट। तो देख लें x एक्सिस के ऊपर ये पॉलिनोमियल जो है वो y का आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा जब जो बाकी रूट्स बनेंगे क्वाड्रेटिक के बच्चों, वो आपके पास इसके नॉन रियल होंगे, वो हमारे काम के नहीं है। सो ये 1 जो है ना, ये हमारे पास ये सोल्यूशन है इसका। इट मीन्स p ऑफ x इज 0 एट x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब p ऑफ x का आंसर 0 है इस 1 के ऊपर। इसके बाद बात जा रही है बच्चों इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट क्या है जो भी है, लेकिन वो 1.5 की लाइन के बाहर है। हमने तो 1.5 तक रहना है, और उसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया आ रहा है वो 0 से 1 है। तो कभी भी आपने इस 0.5 से धोखा नहीं खाना कि आप इसे 0 से 1.5 में इंटीग्रेट कर रहे हो। तो अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो एरिया होगा वो होगा इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है। और फंक्शन है हमारे पास x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 1 dx। इंटीग्रेट करें तो ये बनता है x 4/4 माइनस 2x क्यूब बाई 3 प्लस x, और लिमिट है 0 से लेकर 1 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट लगेगा। 1/4 माइनस 2/3, क्योंकि 1 पुट करें भी तो 1 की पावर 4 1 होती है, 1 की पावर 3 भी 1 होती है, प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो बच्चों मैं पुट करके चेक करवा देता हूँ, ये 0 ही होगा, ठीक है। सो एरिया आपके पास आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो बच्चों ये सारा अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं सो ये आ जाएगा 1/4 माइनस 2/3 प्लस 1, सो योर आंसर इज 7/12। और ये बच्चों सारा 0 है। तो अब जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है एरिया का वो है 7/12। ये है बच्चों आपके पास क्वेश्चन 18 का सोल्यूशन। बस ध्यान रखना है आपने कि जहाँ पे भी ग्राफ्स इन्वॉल्व हो जाएं तो ग्राफ जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे आपका इंटीग्रल ब्रेक हो जाएगा। अब इससे आगे 1 से 1.5 तक हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो ग्राफ जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन देखना है। क्वेश्चन में हमें कहा है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस कर्व का एरिया देखें तो वो 0 से 1 के दरमियान में फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। हाँ, उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन वो इस लाइन से राइट साइड पे हमने 1.5 तक ही रहना है। तो ये था बेटा आपके पास एक्सरसाइज 3.8 का कंप्लीट सॉल्यूशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं इसकी लास्ट एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज में। तब तक अपने अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।